गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, विच इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन। दोस्तों, चैप्टर के नाम से आप लोग क्या समझ रहे हैं? यहां पर आज हम क्या सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमें वैल्यूएशंस करना सीखना है। सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, बिजनेसेस का हमें वैल्यूएशन करना सीखना है। इसके पहले दोस्तों हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस चैप्टर पढ़ा था। पीवीआर ने जब आइनॉक्स को अक्वायर करा या फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को अक्वायर करा, तो डोंट यू थिंक कि इन अक्वायरर कंपनीज ने टारगेट के बिजनेसेस का वैल्यूएशन किया होगा? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील में, वो होता है परचेज कंसिडरेशन, कि आखिर आप सामने वाली कंपनी को कितना पे कर रहे हो। अगर दोस्तों परचेज कंसीडरेशन गलती से भी ज्यादा कैलकुलेट हो गया, यानी सामने वाली कंपनी थी वर्थ 5000 करोड़ की, लेकिन आपने गलती से उसका वैल्यूएशन कर दिया 8000 करोड़, देन यू हैव एक्चुअली ओवरपेड। आपने ओवरपे कर दिया, और इस ओवर पेमेंट को रिकवर करते करते 3 to 5 years लग जाएंगे, यानी 3 to 5 years यू डिड नॉट जनरेट एनी रिटर्न ऑन योर कैपिटल, राइट? तो इसलिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ द टारगेट कंपनी, राइट? दूसरी चीज, जब आप पैसा कमाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, आप उस पैसों को शेयर्स में लगाने वाले हैं। शेयर्स में लगाने से पहले हमें शेयर्स का भी तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर में आप पैसा लगाना चाह रहे हो, तो सिर्फ भाव देखकर पैसा लगा दोगे, या आप उसका इंट्रिंसिक वैल्यूएशन करोगे? इंट्रिंसिक वैल्यूएशन करेंगे, यानी हम उस शेयर की ट्रू वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, ये हमें दो जगह पर काम में आने वाला है। जब हम पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उन चीजों का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर वैल्यूएशन नहीं आता है तो आप कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। फिर सिर्फ टिप्स के भरोसे हमें रहना पड़ेगा कि यार उसने बोला है, फ्रेंड ने बोला है कि यार ये खरीद ले, तो चल खरीद ले, वो बोल रहा है तो। बट आप में खुद में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप खुद से शेयर्स का वैल्यूएशन कर पाओ, राइट? तो दोस्तों, दो जगह पर ये चैप्टर जो हम सीखने वाले काम में आने वाला है। कौन सी दो जगह? अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हैं और अगर आप टारगेट कंपनी को अक्वायर करना चाह रहे हैं, तो टारगेट कंपनी का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, या फिर अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन शेयर्स का वैल्यूएशन आखिर कैसे किया जाए, राइट? दोस्तों, मैं वैल्यूएशन का आपको बेसिक प्रिंसिपल यहां पर बताने जा रहा हूं कि वैल्यूएशन का मूल मंत्र, मूल सिद्धांत आखिर क्या है। तो ये सिखाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक रियल लाइफ की सिचुएशन के अंदर लेकर चलता हूं, है ना? दोस्तों, सपोज कीजिए अपन सीए बन गए, और सीए बनकर हमने ये डिसाइड करा कि यार अपन बाहर नहीं जाएंगे, मुंबई पुणे, अपन वहां दिल्ली नहीं जाएंगे, अपन तो अपनी जो लोकल प्लेस है वहीं पर रहकर कामकाज करेंगे, है ना? तो अपने पापा का बिजनेस है ही सही, इधर हमने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में तो कोई प्रैक्टिस में क्लाइंट्स मिलते नहीं है ना? पापा के पास कुछ पैसे रखे हुए थे, मान लो उनके पास 80-90 लाख रुपए, 80-90 लाख रुपीस के आसपास उनके पास सेव हो गए थे, है ना? तो उनकी अपनी घर पर बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा यार चिंटू क्या करें? तो हमने कहा पापा शेयर मार्केट में लगा देते हैं। उन्होंने जैसा लुक्स दिया ये सुनने के बाद, तो हम समझ गए कि आगे से पापा को कभी भी शेयर मार्केट का तो नहीं बोलना। हाँ, अपने खुद को करना होगा ना, तो अपन क्या करेंगे, खुद के पैसों को लगा देंगे, पर पापा के पैसों को कभी भी शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे। फिर क्या करें? तो पापा का कहना, अपने तो प्रॉपर्टी बढ़िया है, अपन तो प्रॉपर्टी खरीदूं। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हम अगर इंदौर में रहते हैं, तो अपने थोड़ा सारा लोकल एरिया का हमने चक्कर लगाया, है ना? घूम फिर कर 2-3 दिन घूम फिर कर हमने निष्कर्ष निकाला, यार जमीन में पैसा नहीं डालना है। अपन एक काम करो, ऐसा कहीं पैसा डालो जहां से रिकरिंग इनकम जनरेट हो। व्हाट डू आई मीन टू से, कि सिर्फ जमीन खरीद के रख लेंगे तो उसका रिटर्न तो तब आएगा जब जमीन बेचेंगे, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, राइट? लेकिन क्यों ना हम एक जमीन और उस पर बिल्डिंग बनी हुई हो वो ले लें, या फिर एक 5-10 साल पुराना बना हुआ मकान ले लें, या फिर कहीं पर कोई कमर्शियल शॉप ले लें। उससे क्या फायदा होगा? उससे रिकरिंग इनकम भी जनरेट होती चली जाएगी। वो जो रिकरिंग इनकम आएगी उसको फिर से डिप्लॉय कर देंगे कहीं ना कहीं पर। अगर बाय चांस हम थोड़ा बड़े टिकट साइज पर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जब लोन लेंगे तो लोन की ईएमआई इस रेंटल इनकम से पे हो जाएगी। ऐसा थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठाते हैं ना, घर पे गणित लगाते हैं ना कि यार कैसे क्या मैनेज कर लेंगे, है? दोस्तों, हमने सोचा यार क्यों ना एक काम करें, मुंबई में वैसे ही लैंड की तो शॉर्टेज है, वहां जमीन तो मिलती ही नहीं, वहां जो मिलता है वो फ्लैट ही मिलता है, और वहां पर फ्लैट का रेंट भी अच्छा खासा होता है ना? और पापा का बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आना जाना रहता ही था, यानी हर 15-20 दिन में
उनको मुंबई जाना रहता था परचेस के हिसाब से। तो हमने कहा अपन एक काम करते हैं, अपन मुंबई में फ्लैट ले लेते हैं और मुंबई के फ्लैट को हम रेंट पर दे देंगे, वहां पर रेंट ज्यादा है। पापा ने कहा ठीक है, अपने एक पहचान के हैं वहां पर, ब्रोकर हैं वो, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। चिंटू एक काम करो, तुम वहां पर जाओ, जरा देखो वहां पर क्या ऑप्शन है। आप दोस्तों वहां पर पापा ने फ्रेंड से बात कर ली, ब्रोकर से, और आपने ट्रेन का टिकट कटवा लिया। अब आप मुंबई में लैंड कर गए। मुंबई में दोस्तों सुबह 6 बजे आप रेलवे स्टेशन के बाहर, और आपने कॉल किया उन ब्रोकर भाई साहब। ब्रोकर भाई साहब आपको वहां पर लेने आए रेलवे स्टेशन, और उन्होंने आपको एक होटल में ड्रॉप करा। बोला आप तैयार हो जाओ, लगभग 8-9 बजे के आसपास में फिर से आऊंगा, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज निकाल रखी हैं, 8-10 फ्लैट मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं, जैसे पापा ने बोला था, वो मैं आपको दिखा दूंगा। हमने कहा ठीक। सुबह 9 बजे दोस्तों हमने मुंबई महानगरी का भ्रमण शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एक सोसाइटी में जाकर अपना स्कूटर पार्क करा, वहां पर उन्होंने फ्लैट दिखाया। फ्लैट थोड़ा पुरानी कंडीशन में था। हमने कहा ऐसे फ्लैट में तो कौन रहेगा, कौन खरीदेगा ऐसे फ्लैट, थोड़ा डिसेंट सा फ्लैट दिखा। 3-4 सोसाइटीज के बाद जब वो 5th सोसाइटी में हमें लेकर गए, तो 5th सोसाइटी का जो 6th फ्लोर है, 5वीं सोसाइटी का जो छठा माला है, वहां पर एक फ्लैट में हमें लेकर गए, और वो फ्लैट जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, मतलब ये मान के चलो 2-4 महीने ही हुए होंगे। और दोस्तों उस फ्लैट पर हमारा दिल आ गया, शानदार। वहां पर जैसे ही विंडो खोली हमने देखा पूरा का पूरा मुंबई हमें नजर आ रहा है। इस तरफ देखा तो यहाँ पर स्विमिंग पूल, वो जिम क्लब, ये सब है। हमने कहा ये बढ़िया फ्लैट है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। हमने पूछा इसका रेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो उन्होंने बताया यार ये फ्लैट आपको ना 80 लाख रुपए में मिल जाएगा, 80 लाख रुपीज। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स एरिया में था, क्योंकि मुंबई मेन में तो जाएंगे तो करोड़ों रुपए में बात होगी, है ना। 80 लाख रुपीज में फ्लैट मिल रहा था, है ना। आपने आता पापा को कॉल करा कि पापा एक फ्लैट पसंद आ रहा है, और वो 80 लाख रुपीज का। अब उन्होंने कहा चिंटू देख, मैं तो इधर हूँ, तो तू सीए है, तो डिसाइड तो तुझे ही करना है कि क्या करना है ना। ओके, हमने कहा ठीक है पापा, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट इन मी। अब दोस्तों आपके नाजुक कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि आपको ये पता करना है कि ये जो 80 लाख रुपीस ब्रोकर बोल रहा है इस फ्लैट के, वो वाजिब है या नहीं, है ना। हमने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर भाई एक काम करो, थोड़ा सा शाम तक सोचने का वक्त दो, है ना। अच्छा, आप भी समझ रहे हो कि अपन ने शाम तक का वक्त क्यों मांग लिया, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेंगे, भले एक दिन मुंबई में रुकना ज्यादा पड़ जाए, है ना। ब्रोकर भाई ने कहा ठीक है। हम दोनों फ्लैट के बाहर आए। ब्रोकर भाई के पास तो 3-4-5 कॉल इस दौरान आ ही गए थे, है ना, ब्रोकर है तो। ब्रोकर भाई ने बोला मैं इजाजत लूंगा, मुझे एक और पार्टी मेरा वेट कर रही है। हमने कहा ठीक है। ब्रोकर भाई लिफ्ट से नीचे उतर गए। यानी अभी सीन समझना है क्या, सीन ये है कि मुंबई के 6th फ्लोर के फ्लैट के बाहर, वहां पर हम खड़े हुए, लिफ्ट हमारे सामने है, एंड नाउ वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि जो फ्लैट है ये 80 लाख में लेना है या नहीं। दोस्तों क्या करेंगे आप बताइए क्या करेंगे, है ना। तो हम आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर हम फ्लैट की वैल्यू पता करेंगे कि यार जनरली यहाँ पर आके रेट क्या चलता है ना। ओके, अब आसपास के एरिया में यूं तो आपका कोई परिचित है ही नहीं, मतलब आप किसी को जानते थोड़ी, ऐसे कोई जाके सीधे थोड़ी पूछ लोगे यार भैया क्या है ना, इंदौर थोड़ी। तो तो दोस्तों हम आपने क्या, अपने दिमाग के घोड़े चलाए। आप लिफ्ट से वापस से नीचे उतरे ग्राउंड फ्लोर पर, और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, है ना। ओके दोस्तों, हमारी भले ही किसी से दोस्ती नहीं हो, लेकिन एक व्यक्तित्व हमारे देश में ऐसा है जिसके माध्यम से हम हर किसी से दोस्ती बढ़ा सकते हैं, महात्मा गांधी जी। हमने दोस्तों 500 का नोट उस सिक्योरिटी गार्ड की जेब में डाला, और भैया भैया क्या करो, अरे हमने कहा रखो यार भैया क्या बात है, ऐसा है ना। हमने कहा यार यहाँ इस सोसाइटी में थोड़ा कुछ देख रहे हैं हम खरीदने के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या भाव चलता होगा। बाप बताओ, जवाब देगा ही नहीं देगा, देगा क्योंकि 500 का रिचार्ज डला हुआ है ना, थोड़ी देर तो चलेगा ही चलेगा। तो दोस्तों वो उसने बताया अरे हाँ ये सोसाइटी बहुत अच्छी, मैं तो यहाँ पर लगभग 6 महीने से हूँ, और बहुत बढ़िया सोसाइटी है, बढ़िया लोग हैं, और आप इसी मल्टी में देख रहे हैं क्या फ्लैट। हमने कहा हाँ इसी में ही दे रहे, इसी बी ब्लॉक में देख रहे हैं। हाँ बी ब्लॉक में ही देख रहे हैं। तो बोले अभी एक शर्मा जी करके थे, उन्होंने लगभग 1-8 महीने पहले रजिस्ट्री करवाई है, और उन्होंने जो फ्लैट खरीदा था वो लगभग 90 लाख में खरीदा था, 90 लाख में खरीदा था उन्होंने फ्लैट। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं, कौन सी फ्लोर पर। उसने बोला 6th फ्लोर पर। हमने कहा शर्मा जी 6th फ्लोर पर। हमने कहा हम भी 6th फ्लोर पर ही देख रहे हैं।
अरे 6th फ्लोर पर कौन सा नंबर देख रहे हो आप? हमने कहा हम 602 नंबर देख रहे हैं। बोले हाँ, आपके ठीक सामने 604 नंबर में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने 90 lakhs में अभी खरीदा 1 महीने पहले फ्लैट। यार ये तो बढ़िया। पर 1 मिनट, अपने मन में एक डाउट आया, हो सकता है शर्मा जी के फ्लैट का साइज ज्यादा हो, अपने फ्लैट का साइज थोड़ा सा कम हो, इतने में फर्क पड़ जाएगा, और एकदम कैसे अपन भरोसा कर ले। तो हमने कहा, अरे एक काम करोगे क्या, वो शर्मा जी का फ्लैट अंदर से दिखा दोगे क्या? उसने कहा, अरे वो शर्मा जी अलाउ थोड़ी करेंगे ऐसे किसी को। पर हमने कहा, अरे यार भैया, और अपन ने थोड़ा सा उसकी जेब की तरफ फिर से नजरें करी, अभी बैलेंस बाकी है हमारा रिचार्ज। तो उसने कहा, चलो एक काम करेंगे, अभी ये पेपर वाला आएगा, पेपर देके जाएगा, और वो पेपर उनके फ्लैट में देने के बहाने, है ना, मैं पेपर उनको दूंगा, अखबार न्यूज़पेपर, आप एग्जाम पेपर तो नहीं है ना, न्यूज़पेपर में दूंगा। तो जब मैं न्यूज़पेपर दे रहा हूँ तब शर्मा जी आएंगे ही आएंगे बाहर, है ना, वो दरवाजा खोलेंगे ही खोलेंगे, आप एक झलक कर लेना। हमने कहा चलो डील डन। दोस्तों न्यूज़पेपर आया, अब वो सिक्योरिटी गार्ड और अपन वापस से लिफ्ट से गए 6th फ्लोर पर। टिंग टोंग, शर्मा जी ने दरवाजा खोला, है ना। ये जो सिक्योरिटी गार्ड था, इसने न्यूज़पेपर एकदम दिया नहीं, इसने पहले बातों में उलझाया उनको, ताकि अपने को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, है ना। सिक्योरिटी गार्ड के ठीक साइड में अपन खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड इधर शर्मा जी को बातों में उलझा रहा है, इधर हम झाँक कर पूरा देख रहे हैं कि कहाँ किचन है, कहाँ क्या है हॉल है। हमने देखा यार ये तो एग्जैक्ट सेम है, जैसा वो फ्लैट वैसा ये फ्लैट, राइट। नीचे उतर कर आए, हमने सिक्योरिटी गार्ड को बुला रहे, तो सेम फ्लैट है। अरे बोले यही तो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ सारे फ्लैट इक्वल साइज के, सब बराबर है। हमने कहा गजब, कितने में शर्मा जी ने खरीदा था और अपने को कितने में मिल रहा है? 80। अपन ने ब्रोकर को फोन लगाया, भैया इसमें कुछ झोल तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है प्रॉपर्टी में, है ना, कभी भी अच्छी चीज अगर सामने चलकर आगे सामने से आती है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ब्रोकर ने बोला, एक्चुअली वो जो पार्टी है ना, उसको बेचकर फॉरेन जाना है, उसके लड़के फॉरेन में सेटल्ड हैं, उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था, अब उनको बेचकर फॉरेन जाना है, लगभग 2 महीने बाद उनको वहां पर जाना है, तो उनको फटाफट सेल करना है, फटाफट सेल करना है, तो इतना आसानी से तो सेल होता नहीं, इसलिए वो कम में भी देने को तैयार है। हमने कहा मतलब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बोले नहीं, अरे और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप विश्वास करो, मैं आपके पापा का पुराना फ्रेंड हूँ, निश्चिंत रहो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप? इस फ्लैट को खरीदेंगे या नहीं? ये सारे तथ्य गवाह सबूत सब आपके सामने रख देना, व्हाट विल यू डू? खरीदेंगे, बिकॉज 90 lakhs की चीज हमें कितने में मिल रही है? 80 lakhs। दोस्तों आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसका नाम है भेड़ चाल। क्या कहते हैं? भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब समझते हैं? दुनिया जिस दिशा में जा रही है, अपने भी उसी दिशा में चल गए। भेड़ चाल को भेड़ चाल क्यों बोलते हो मालूम? भेड़ जब भी चलती है ना, तो ऊपर देख के नहीं चलती, उसका मुंह हमेशा नीचे रहता है। तो जो पीछे वाली भेड़ रहती है ना, वो ये नहीं देखती कि आगे क्या है, वो ये देखती कि आगे वाली भेड़ के पैर किस तरफ मुड़ रहे हैं। वो इस तरफ मुड़ी तो वो भी इसी तरफ मुड़ जाते। दिस इज कॉल्ड एज भेड़ चाल, की अपने पहले वाले ने जो करा, अपने तो वही करना है। तो आपने वही किया जो शर्मा जी ने किया। शर्मा जी ने कितने में खरीदा? 90 lakhs। अरे शर्मा जी कौन होते हैं फ्लैट का रेट डिसाइड करने वाले? हो सकता है ना शर्मा जी ने खुद ने ही 60 lakhs का फ्लैट 90 lakhs में खरीदा हो, और अब हम वही 60 lakhs का फ्लैट कितने में खरीद रहे हैं? 80 lakhs में। ये देखकर कि यार शर्मा जी ने तो ज्यादा में खरीदा है। हाँ, ऐसा जिंदगी में कभी मत करना कि दूसरे ने कितने में खरीदा, अपने तो उससे थोड़े कम में मिल रहा है, मतलब अपन बढ़िया। ये वो सोच होती है कि कोई बात नहीं, डूबा तो अपन कम डूबेंगे, वो ज्यादा डूबेगा, अपने डूबना ही नहीं। मैं आपके सामने एक यहाँ पर एग्जाम्पल रख रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मिस्टेक करते और मैं नहीं करता हूँ। मैं जब सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था बैक इन ईयर 2003, तब मैंने मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तब मैं राकेश झुंझुनवाला जी को फॉलो करता था, और भगवान समान है वो तो यार अपने लिए, है ना। तो उन्होंने जहां इन्वेस्ट करा, वहां अपने को देखने की जरूरत है, आंख बंद करके पैसा लगा दो, आंख बंद करके पैसा लगा दो। इतना बड़ा लिखा इंसान, ही वाज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने अगर कहीं इन्वेस्ट करा है, तो अपनी क्या वो कि अपन एनालिसिस करें, है ना। और तब तो अपन भी बच्चे ही थे आर्टिकलशिप में। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा, नाम था उसका वाइसरॉय होटल्स, वाइसरॉय होटल्स। और तब वो शेयर 100 रुपीज का था। मैं अपनी आर्टिकलशिप में था, कुछ स्टाइपेंड आ ही जाता है अपने पास, राइट। तो मैंने भी दोस्तों आंख बंद करके वाइसरॉय होटल के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। भाई इतने पढ़े लिखे समझदार इंसान ने इन्वेस्ट करा। इतने साल हो गए, 20 साल, आज तक वो शेयर 100 के ऊपर नहीं गया, वो 8-10 रुपए के आसपास आ गया। तो सर राकेश झुंझुनवाला जी ने ऐसे कैसे करा? उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए वो शेयर इतना इमटेरियल था।
कि वो डूब भी गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने तो फर्क पड़ा, अपनी तो मेहनत की स्टाइपेंड की कमाई तो सच्ची में मेहनत की कमाई होती है, तो वो मेहनत की कमाई अपनी पूरी की पूरी डूब गई। तो कभी भी आप किसी बड़े इन्वेस्टर को आंख बंद करके फॉलो ना करें। यहाँ तो आपने शर्मा जी को फॉलो कर लिया जिनको आप जानते भी नहीं। एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वीआईपी इंडस्ट्रीज, नाम सुना होगा वीआईपी। ये वीआईपी के वो आते हैं ना, बैग्स, ट्रॉलीज, है ना। वीआईपी हुआ, सफारी हुआ, है ना, वीआईपी इंडस्ट्रीज। एक फेमस इन्वेस्टर है दोस्तों, उन्होंने वीआईपी के शेयर्स खरीदे। मालूम है किसको? कौन है वो फेमस इन्वेस्टर जिन्होंने वीआईपी के शेयर खरीदे? आओ मैं आपको बताता हूँ। वीआईपी और विजय केडिया शेयर्स, है ना। विजय केडिया करके एक इन्वेस्टर है, उन्होंने वीआईपी के शेयर्स खरीदे। अरे एआई नहीं आता तो ज्यादा सही रहता। विजय केडियास पोर्टफोलियो वीआईपी के उन्होंने शेयर्स खरीदे। इन्होंने शेयर्स खरीदे थे रफली 550 या 600 के आसपास। वीआईपी कंपनी के शेयर्स 550 या फिर 600 के आसपास इन्होंने खरीदा था। ये तो मैं खैर अभी आपको पढ़ा रहा हूं, जब इन्होंने खरीदे थे तब मैं सीएफए की क्लास पढ़ा रहा था, और तब मैंने उसी वक्त बोला कि यार ये शेयर तो ओवर वैल्यूड है। कोई बात नहीं, इन्होंने खरीदना ना, इनको खरीदने दो। अपनी नजरों में तो ये शेयर कैसा है? ओवर वैल्यूड। अपने तो नहीं खरीदना। 550 और 600 के आसपास था वो शेयर, राइट। और लगभग 1-1.5 साल पुरानी बात होगी, है ना। और अभी हम देखते हैं कि आखिर ये शेयर कितने का है। एंड उस वक्त मैंने सिंपल क्या करा, मैंने शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ले लिया कि अब ट्रैक करेंगे अपन शेयर को, है ना। तो यहां पर ये देखिए दोस्तों, वीआईपी इंडस्ट्रीज, है ना। एंड राइट नाउ द शेयर इज ट्रेडिंग एट कितना? 307, हाफ 50% डाउन। अब मैं यहाँ पर आपको 5 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ कि उन्होंने ये यहाँ पर कहीं पर खरीदा, ये 500-600 के आसपास यहाँ पर कहीं पर खरीदा। देखा आपने प्राइस चल रहा है 550-600 के आसपास, और लगभग 1-2 साल के अंदर वो शेयर कितना भयंकर डाउन हो गया, राइट, 50%, है ना। यहाँ पर अपन ये देखते हैं शेयर प्राइस, परचेज प्राइस बता दे बस यहाँ पर लिखकर। हाँ ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये आ गया। पहला न्यूज आइटम आप पढ़ लीजिए, उसकी लास्ट 2 लाइंस आप पढ़ लीजिए। हैज एक्वायर्ड 7 लाख शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ कितना? 540, वही 550 के आसपास खरीदा। एंड राइट नाउ द शेयर इज ट्रेडिंग एट कितना? 300, यानी रफली हाफ ही मान लो आप। इज दैट क्लियर, राइट। एंड ही इज अ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर, ठीक है। तो दोस्तों क्या समझ में आया आज पहली क्लास में? शर्मा जी वर्मा जी को देखकर वैल्यूएशन किया जाता है क्या? नहीं, राइट। दूसरे ने खरीदा, उसकी अपनी सोच होगी, उसका अपना कैलकुलेशन होगा, राइट। शायद उनकी मजबूरी हो कि उनके ठीक पड़ोस वाले फ्लैट में उनके रियल ब्रदर रहते हो, तो अब उनको तो खरीदना ही वहीं पर ही था। सो ही माइट बी ओवर पेइंग, व्हाई वुड यू ओवर पे? इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब आप मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हो कि सर ठीक है चलो, हो गई बड़ी बड़ी बात है, ऐसे नहीं पता कर पा रहे हम फ्लैट। वैसे आपने मुझे क्या तरीका बताया कि सर आस पड़ोस में देख लेंगे कि फ्लैट का क्या रेट चल रहा है, उसी रेट पर हम खरीद लेंगे। दोस्तों ऐसे नहीं होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, करोड़ों रुपए लेकर आते हैं, वैसा थोड़ी देखते हैं कि यार इसने कितने में खरीदा, ताका झांकी थोड़ी ना करते, इसने कितने में खरीदा और उसने कितने में खरीदा, अपने इतने में खरीदो, राइट। आपको अपना खुद का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, और देखना यहाँ पर हम खुद का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। मुंबई जाने से पहले आपका लक्ष्य क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपके पास पैसा पड़ा था, और आपका एक ही लक्ष्य था कि यार ये पैसा कहीं पर लगाऊंगा फ्लैट में, और उससे मुझे हर महीने, बोलो सीए फाइनल, उससे मुझे हर महीने रेंटल इनकम जनरेट होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखना, हम सही मायने में ये कैसे पता करेंगे कि फ्लैट की वैल्यू क्या है। मुझे सिक्योरिटी गार्ड है ना, इससे पहले कि उसका रिचार्ज खत्म हो, हम उससे एक सवाल पूछेंगे कि अगर मैं इस सोसाइटी में फ्लैट लेता हूं तो रेंट पर चढ़ जाएगा फ्लैट या नहीं? उसने बोला हाँ चढ़ जाएगा रेंट पर। हमने कहा कितना रेंट आएगा? उसने बोला सर ये मान के चलिए कि यहाँ पर लगभग 75,000 रुपए महीना आपको रेंट मिल जाएगा। 75,000 पर मंथ आपको इस फ्लैट का रेंट मिल जाएगा, है ना, ओके। दोस्तों 75,000 अगर आपको पर मंथ रेंट मिल रहा है, यानी 12 मंथ्स का अगर मैं रेंट निकालूं तो ये कितना हो जाता है? 9 लाख रुपीस का आपको पर एनम रेंटल इनकम जनरेट होगा, है ना, ओके। तो आप आज की तारीख में ये भूल जाओ कि वो फ्लैट मिल कितने में रहा है। आप ये सोचो कि अगर आप वो फ्लैट खरीदते हो तो क्या होगा। अगर आप वो फ्लैट खरीदते हैं तो आपकी ईयरली कितने की इनकम शुरू हो जाएगी? 9 लाख की आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। क्या ये 9 लाख की इनकम आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलेगी? ये आगे अब आपको हर साल मिलती ही चली जाएगी, मिलती ही चली जाएगी। इज दैट क्लियर?
है ना? ओके, इतना मैं समझदार हूं कि रेंटल इनकम हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन लेट्स मेक एन अजम्पशन कि हमें हर साल 9 लाख ही मिलेगा, ठीक है? ओके, अब आप दूसरी चीज ये पता करेंगे कि आखिर ये जो फ्लैट है इसकी लाइफ क्या है। ध्यान रखना, फ्लैट की लाइफ इनफाइनाइट नहीं है, जमीन की लाइफ इनफाइनाइट है, लेकिन फ्लैट की लाइफ थोड़ी ना इनफाइनाइट। तो अब आप ये पता करेंगे कि मुंबई में एक बिल्डिंग की आखिर लाइफ क्या होती है। आपको मालूम होगा बिल्डिंग, मुंबई में बिल्डिंग की लाइफ जैसे ही ओवर हुई, वहां का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको डिमोलिश कर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, खुद से डिमोलिश है उसकी जगह, वो खुद ही डिमोलिश कर देते हैं। तो दोस्तों हमने पता करा कि यार मुंबई में जनरली बिल्डिंग की लाइफ होती है 40 इयर्स की, 40 इयर्स की वो लोग लाइफ मानकर चलते हैं, ठीक है? तो अब मैं यहां पर ये बिल्डिंग की लाइफ कितनी लेने वाला हूं, 40 इयर्स, ठीक है? ओके, यानी ये 9 लाख की इनकम हमें मिलेगी मिलेगी और मिलती ही चली जाएगी फॉर हाउ मेनी इयर्स, 40 इयर्स, ठीक है? वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी थोड़ी 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 हर साल, बट हम सिंपल रखना चाह रहे हैं कैलकुलेशंस को। क्या होगा 40 इयर्स बाद? क्या आप इस फ्लैट को छोड़कर उसकी चाबी को गंगा जी में विसर्जित कर कर छोड़ दोगे? नहीं। आपको एक बात पता होगी कि फ्लैट में जब आप फ्लैट खरीदते हो तो आपको वो फ्लैट का जो फ्लोर है उसकी ओनरशिप मिलती है। जमीन की जो ओनरशिप है वो आपको पूरी जमीन की ओनरशिप नहीं मिलती है, लेकिन लॉ में ऐसा लिखा है कि आपको प्रोपोर्शनेट ओनरशिप मिलेगी, यानी वो जितने सारे फ्लैट्स हैं उन सबके बीच में डिवाइड होगी ये जमीन। इज दैट क्लियर? फ्लैट है ना, पर करोगे क्या आप वो 10-20 फुट जमीन का आप करोगे क्या? क्योंकि वो तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें जब डिवाइड होगी तो आपका वो रहा आपका 4x4 का एरिया, नहीं राइट, उससे कुछ होना ही नहीं, बस जाके खड़े हो जाओ उस जगह। तो वहां पर क्या होता है ना, 40 इयर्स बाद क्या होगा कि वहां पर एक कोई बिल्डर आएगा, और बिल्डर क्या करेगा, जितने सारे फ्लैट्स है वो खरीदेगा, अक्वायर करेगा। भाई वैसे ही बिल्डिंग अब रहने लायक बची नहीं है तो वो क्या करेगा, फ्लैट अक्वायर करेगा। आपको भी फ्लैट बेचना है क्योंकि अब आपको नई जगह पर शिफ्ट होना है, राइट? तो आप किसी बिल्डर को ये फ्लैट सेल कर दोगे। तो अब आपको एक और चीज फोरकास्ट करनी पड़ेगी कि आखिर आज से 40 साल बाद ये फ्लैट आखिर कितने में बिकेगा। अब इनके कोई फॉर्मूले नहीं है, ये सारी चीजें जजमेंट पर चलती है, और जिसका जजमेंट जितना स्ट्रांग होगा उसका वैल्यूएशन उतना एक्यूरेट होगा, ठीक है? तो चलो अपन अब ये देखते हैं कि आज से 40 इयर्स बाद ये फ्लैट कितने का हो जाएगा। तो अभी इस फ्लैट का कोटेड प्राइस कितना है, 80 लाख, ठीक है? हम एक हिस्टोरिकल ट्रेंड पकड़ेंगे कि यार मुंबई में फ्लैट के जो रेट्स हैं वो हर कितने ईयर्स में बढ़ते हैं या हर कितने ईयर में डबल होते हैं, राइट? एक हिस्टोरिकल ट्रेंड हम पकड़ेंगे, राइट? एंड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, फाइनेंस की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जो हिस्ट्री में हुआ है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमने ये पता करा कि रफली हर 10 साल में मुंबई में फ्लैट के रेट डबल हो जाते हैं। सो फेयर इनफ, 10 साल में डबल हो रहे हैं, इट्स गुड इनफ, है ना? हमने हिस्टोरिकली ये पता करा। पर एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि यार माना इतिहास में हर 10 इयर्स में फ्लैट के रेट डबल हुए हैं, लेकिन अभी जमाना थोड़ा सा बदल रहा है। देयर इज अ कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम। आज से कुछ साल पहले वर्क फ्रॉम होम का कोई कल्चर नहीं था, तो अगर आपकी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई में जॉब लगी तो आपको मुंबई में ही जाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई की जॉब अपने घर बैठे कर रहे हैं। सो वहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड जो है, डिमांड का जो ड्राइवर है वो इंटैक्ट है या थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, डिमांड का ड्राइवर कमजोर हो रहा है, डिमांड का ड्राइवर, राइट? और हमने देखा कि अब बाकी सिटीज भी डेवलप हो रही है और इंटरनेट की जिस तरीके से अवेलेबिलिटी हो रही है, या फिर जैसे व्हाट्सएप है, पहले परचेस करने के लिए सही में मुंबई जाना पड़ता था सैंपल देखने के लिए, लेकिन आजकल वो सैंपल के फोटोज सब व्हाट्सएप पर ही आ जाते हैं और इसी पर सारा कामकाज हो जाता है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, सो ऑन, राइट? तो हमने देखा जनरली अगर इतिहास में 10 इयर्स में वहां पर डबल हुए हैं प्राइजेस, तो अब वो ड्राइवर्स नहीं रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब 10 इयर्स में डबल होंगे, उससे ज्यादा इयर्स में डबल होंगे, उससे ज्यादा इयर्स में डबल होंगे, राइट? लेट अस मेक एन अजम्पशन कि अब हर 15 इयर्स में फ्लैट के प्राइजेस डबल होंगे, ठीक है? चलो, तो आज फ्लैट कितने का है, 80 लाख, तो 15th ईयर पर जाकर वो कितने का हो जाएगा, 160 लाख। 30th ईयर पर जाकर वो कितना हो जाएगा, 320 लाख। और 30th से 40th के लिए हम एक काम करते हैं, डबल की जगह उसको इंटू 1.67 कर देते हैं, यानी इंटू 2, डबल करने की बजाय उसको हाफ ऑफ द, मैंने 2/3 पीरियड ले लिया ना, 15 इयर्स में डबल होता है, बट मैं तो सिर्फ 10 इयर्स ही आगे जा रहा हूं, तो मैंने 2/3 पीरियड के लिए इंटू 1.67 कर दिया। आया सबको समझ में? इंटू 2 करने की बजाय इंटू 1.67, कितना आ रहा है फ्लैट का प्राइस, 5.534 आ रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, उसको 5.34
करोड़ लिख देता हूं, राइट। वो फ्लैट जो आज 80 लाख का है वो 40th ईयर में जाकर कितने का हो जाएगा, 5.34 करोड़ का हो जाएगा, राइट। यानी दोस्तों क्या आप यहां पर खड़े खड़े देख पा रहे हैं आपके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज कितने होंगे हर साल, कितने 9 लाख फॉर 40 इयर्स, और 40th ईयर में व्हेन यू विल सेल द फ्लैट इट विल सेल फॉर 5.34 करोड़, ठीक है। क्या अब क्या करना है, हमें वैल्यू किस दिन की पता करनी है, आज की। हमें वैल्यू पता करनी आज आखिर इस फ्लैट की ट्रू वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये मूल मंत्र मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू, किसी भी चीज की फेयर वैल्यू दुनिया में, और मैंने शब्द का क्या प्रयोग करा, किसी भी चीज की, किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू क्या होती है, उससे मिलने वाले भविष्य के जितने सारे कैश फ्लोज हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। अरे सिंपल है, ये फ्लैट आपको 9 लाख देगा हर साल, कितने साल तक, 40 इयर्स तक। 9 लाख इंटू 40, 9 लाख इंटू 40 यानी 360 लाख, यानी 3.6 करोड़। यानी भविष्य में आपको हर साल कितना कैश फ्लो मिलेगा, उसका सम टोटल कितना आ रहा है, 3.60 करोड़, प्लस आपको और कितने मिलेंगे, 5.34 करोड़, यानी कितना आ रहा है, 8.94 करोड़। तो क्या आप आज इस फ्लैट को खरीदने के लिए 8.94 करोड़ देने को तैयार हो जाएंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, आज हम 8.94 नहीं देंगे, जो हमें इस फ्लैट से मिलने वाले भविष्य के कैश फ्लोज हैं हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू देंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। इसके पहले मैंने सिंपल समेशन किया था अनडिस्काउंटेड, लेकिन आप जानते हैं कि अनडिस्काउंटेड का कॉन्सेप्ट फाइनेंस की दुनिया में होल्ड गुड नहीं करता है, राइट। कल के 1 लाख के आज वैल्यू 1 लाख नहीं होगी, आज उसकी वैल्यू कम रहेगी, 90,000 ही। कल अगर मुझे 1 लाख मिलने वाले तो उसे पाने के लिए मैं आज 1 लाख थोड़ी ना दूंगा, आज तो मैं उससे कम दूंगा, जब भी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिस्काउंटिंग तो करनी है, पर आखिर किस रेट से करूं। काश ये कोई क्वेश्चन होता तो डिस्काउंटिंग रेट छपी छपाई मिलती, क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, लेकिन रियल लाइफ में क्वेश्चन नहीं होते हैं, वहां तो खुद का आविष्कार खुद ही करना पड़ता है डिस्काउंटिंग रेट। तो दोस्तों डिस्काउंटिंग रेट आखिर क्या होती है, डिस्काउंटिंग रेट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का हिंदी अनुवाद होता है मुझे कितना रिटर्न चाहिए। जितना आपको रिटर्न चाहिए आप फ्यूचर के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग उसी रेट से कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 10% रिटर्न, 2 मिनट के लिए एक असम्पशन ले रहा हूं, मान लीजिए आपको इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न जनरेट करना है, 10% रिटर्न जनरेट करना है। तो अब आप सिंपल क्या कर देंगे, करना नहीं कैलकुलेटर पे, सिर्फ सुनना है। फ्यूचर के जितने सारे कैश फ्लो से आप उन सबको पुल कर लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, उनकी डिस्काउंटिंग कर लीजिए। किस रेट से डिस्काउंटिंग कर लेंगे, 10% की रेट से डिस्काउंटिंग कर लेंगे। 10% की रेट से डिस्काउंटिंग करके ये जो वैल्यू आएगी ना, सपोज करो कि ये वैल्यू 1 करोड़ आती, 2 मिनट के लिए मान लो कि वैल्यू 1 करोड़ आती, तो अगर आप इस फ्लैट को खरीदने के लिए आज 1 करोड़ देंगे तो आपको ईयरली हर साल कितना रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न, क्योंकि आपने 10% से ही तो डिस्काउंट करा कैश फ्लो स्कोर। वैल्यू कितनी आ गई, 1 करोड़। सो इफ यू बाय द फ्लैट एट 1 करोड़ देन योर जनरेटेड रिटर्न वुड बी कितना, योर कंपाउंडेड रिटर्न वुड बी कितना, 10%। यू डिस्काउंटेड एट 10%, नाउ द मनी विल कंपाउंड एट 10%, ठीक। इज दैट क्लियर? हाँ। तो बताइए किस रेट से डिस्काउंटिंग करें, फॉर्मूला नहीं, अपने दिल की आवाज सुनो कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए। तो किसी ने बोला मुझे 10 चाहिए, किसी ने बोला मुझे 15 चाहिए, किसी ने बोला अपने 100 बोल दे, क्या जा रहा है, 100% रिटर्न। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये नहीं कि मन में जो आया वो रिटर्न चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे जितनी रिस्क है, दूसरी जगह पर जो इक्वली रिस्की है वहां इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न मिलता है, बस आप उतना ही रिटर्न वाजिब तौर पर मांग सकते हैं। नहीं समझे आप मेरी बात? जैसे फ्लैट है, अगर अपन घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो क्या आप एफडी के बराबर रिटर्न मांगोगे? एफडी से तो ज्यादा ही मांगोगे, एफडी से तो ज्यादा, क्योंकि एफडी तो फुली सिक्योर है। फ्लैट में तो क्या मालूम कल को फंस जाए, कुछ हो जाए, बिके नहीं बिके, तमाम तरह के रिस्क है, राइट, ओके। लेकिन एफडी में तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो एफडी में अगर 7% रिटर्न मिलता है तो क्या आप फ्लैट में 7 मांगोगे? उससे ज्यादा, क्योंकि एफडी में देयर इज नो रिस्क, बट फ्लैट के इन्वेस्टमेंट में स्टिल देयर इज अ रिस्क, ठीक है, ओके। मैं सट्टा खेलता हूं और सट्टे में मुझे 100% रिटर्न मिलता है, तो मुझे इससे भी 100% रिटर्न चाहिए। क्या ऐसा चलेगा? नहीं, क्योंकि सट्टा जो है इट इज हाईली रिस्की।
और उसमें 100% रिटर्न है, बट वहां रिस्क भी उतनी ज्यादा है। पर आप इससे विच इज लेस रिस्की, फ्लैट इज लेस रिस्कियर देन स्पेकुलेशन, तो मैं यहां पर उतना रिटर्न नहीं डिमांड कर सकता। तो आपको इक्वल रिस्क लेवल पर जाना पड़ेगा। ऐसे दूसरे इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज जहां पर रिस्क लेवल इसी के बराबर हो, वहां कितना रिटर्न मिलता है भाई, वहां जितना रिटर्न मिलता है उतना ही रिटर्न तुम यहां पर भी मांग लो। इज दैट क्लियर? ओके तो जनरली स्पीकिंग दोस्तों, किसी ढंग के अगर हम फ्लैट को खरीदते हैं, ढंग की कोई प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, तो ऑन एन एवरेज हाउ मच रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? रफली 10%। प्रॉपर्टी में लगभग यही रिटर्न मिलता है। मतलब अगर आपने सिक्योर प्रॉपर्टी खरीदी तो, हाँ आपने कोई बहुत दूर दराज के आउटस्कर्ट के इलाके में जहां पर अभी कुछ भी नहीं है, रिस्की एरिया, और वहां अगर प्रॉपर्टी खरीदोगे तो रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिटी की किसी प्रॉपर लोकेशन पर जहां पर अच्छी खासी आबादी है, भीड़ भाड़ है, वहां पर अगर आप प्लॉट खरीदते हो या घर खरीदते हो तो रिटर्न आपको 20-25% नहीं मिलते हैं। ये मिलते हो तो मुझे बताना है ना, मेरे पे ऐसे लगाने। तो दोस्तों 20-25% रिटर्न थोड़ी ना मिलता है ढंग का। जिस एरिया में चलो आप लोग रहते हो, जहां पर आपका घर है, वहां पर क्या 20-25% रिटर्न मिलता है? नहीं। तो जो प्रॉपरली डेवलप्ड एरिया है वहां पर रिटर्न परसेंटेज कम मिलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है, रिस्क कम है, तो रिटर्न कम हो जाएगा। तो मैं यहां पर इस फ्लैट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर लूं? रफली 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर लूंगा बस। अब क्या करेंगे दोस्त, हम इन भविष्य के जितने सारे कैश फ्लोज हैं उनकी हम हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से यानी कि 10% से डिस्काउंटिंग कर लेंगे। कैलकुलेटर उठा लेंगे दोस्तों। ओ ये 1 से लगाकर 40 इयर्स की वो बन रही है ना, क्या बोलते हैं, एन्युटी। एन्युटी परपेचुइटी नहीं, परपेचुइटी तो इनफाइनाइट जाती, इट इज एन एन्युटी। तो आप एक काम कीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 और दे दनादन इक्वल इक्वल 40, और जीटी का बटन मत दबाना भी, बस 40 तक पहुंच जाना। कितना आ रहा है फैक्टर? 0.022 ऐसा कुछ आ रहा है। 22 के आगे कितना आ रहा है? 0949। ठीक है, इतना आ रहा है। ये कौन सी ईयर का फैक्टर हो गया? 40th ईयर का फैक्टर हो गया। अब आप जीटी का बटन प्रेस कर दीजिए। 9.77905। ठीक है दोस्तों, ये जो 9 लाख रुपीज है, इट्स एन एन्युटी अमाउंट, तो इस पर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? ये वाला फैक्टर आपके कैलकुलेटर में यहीं से फैक्टर एक्यूरेट लिखा हुआ है, सीधे इंटू 9 कर दो। जो भी आ रहा है दोस्तों आप उसे मेमोरी में प्लस कर दो। एक तो ये सारे रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू हो गई, दूसरा ये जो 5.34 करोड़ आपको मिलने वाले हैं एक मुश्त, ये कौन सी ईयर में मिलेंगे? 40th ईयर में। उसका 40th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा है? 0.022949 है। तो आप 5.34 करोड़ को पूरा लिखना है ना, फुल डिजिट्स में लिखना है, क्योंकि जो पिछला वाला कैलकुलेशन मेमोरी में गया था वो फुल डिजिट्स में गया था। तो आप कैलकुलेटर में 5.34 लिखकर इंटू 1 करोड़ कर दीजिए और इंटू ये वाला फैक्टर कर लीजिए। 99 लाख और कुछ आ रहा है। ठीक है, मतलब ये 99 लाख नहीं आ रहा है, ये तो आपने मेमोरी में डाल दिया और उसके बाद जो रिकॉल कर रहे हो, तो आंसर आ रहा है 99,81,000। मतलब रफली मैं इसको 1 करोड़ बोल दूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्पीकिंग, तो मैं इसे क्या बोल रहा हूं, रफली कितना आ रहा है? 1 करोड़, है ना। प्रेजेंट वैल्यू हर कोई निकाल पाया? निकाल पाए? तुम नहीं निकाल पाए प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों आपका फैक्टर लिखकर रुकवा दिया था? नहीं तो मैं नहीं रोकता, तो आप जीटी का बटन दबा देते और एक बार फिर से 40 बार इक्वल टू दबाना पड़ता है इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए। तो मैंने रुकवा दिया, ये नोट कर लिया यहाँ पर। इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ गया तुम्हारा भी 99.79, 99.79, 99.80 सब चलेंगे। सबके आंसर आ गए ना, हर एक के आंसर आगे, पूरा सिलेबस इसी पे ही चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया हमारा फ्लैट का क्या, फेयर वैल्यू। अब ये फ्लैट का प्राइस टैग कितना है? 80 लाख। खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे इस फ्लैट को? खरीदेंगे बस। 1 मिनट में तो बड़ी बात कह रहा हूं, 2 मिनट के लिए 80 लाख को पिक्चर से हटाओ।
अगर ये फ्लैट आपको 1 करोड़ में भी मिल जाए तो खरीदना बनता है या नहीं? हाँ, क्योंकि जो आपको भविष्य में मिलने वाले कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। तो इफ यू पुट 1 करोड़ मनी टुडे इन दिस फ्लैट, तो ये 1 करोड़ आपको हर साल कितना रिटर्न जनरेट करेगा? 10%, क्योंकि जो कैश फ्लोज उसको 10 से पास बुलाए तो वो कंपाउंड भी अब किससे होगा? 10% से ही होगा। लेकिन मजे आ गए, इस फ्लैट का जो प्राइस टैग है वो कितना है? 80 लैक्स। अब आप खुद बताइए, अब आपका जो जनरेटेड रिटर्न आएगा, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 10% मिलेगा बाबा, उससे ज्यादा ही मिलेगा? उससे ज्यादा ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमें चाहिए 10 और कोई सा इन्वेस्टमेंट हमें दे रहा है 11% या 12% या 13%, तो वह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप बताओ, शर्मा जी ने 90 लाख में खरीदा हो, चाहे 1.25 करोड़ में खरीदा हो, चाहे उनको फ्लैट किसी ने गिफ्ट किया, हमें उनसे कोई मतलब है क्या? नहीं, हमने अपना इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंडक्ट किया है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाला इन्वेस्टमेंट सही है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर वैल्यूड इन रियल लाइफ। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं एक दूसरे को थोड़ी देखते हैं कि तूने कितने में खरीदा, मैंने कितने में खरीदा। हम अपना खुद का वैल्यूएशन करते हैं। तो जब वो मिस्टर विजय केडिया ने वो शेयर खरीदा था ना वीआईपी का, अपने ये नहीं देखना उन्होंने कितने में खरीदा, उनके प्राइस टैग को साइड में हटाओ। हम ये देखेंगे कि वीआईपी नाम की कंपनी के शेयर में अगर आज मैं पैसा लगाता हूं तो फ्यूचर में ये शेयर मुझे कितना कैश कितना कैश कितना कैश देगा देगा देगा। और वो जो फ्यूचर के जनरेटेड सारे कैश की मैं क्या करूंगा? डिस्काउंटिंग करूंगा। किससे? मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, कि मुझे इस शेयर में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न चाहिए। क्या दोस्तों, शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एफडी के बराबर रिटर्न डिमांड करते हो या उससे ज्यादा? बिकॉज रिस्क भी ज्यादा है। रफली हम 12%, 15%, 18% ऐसा रिटर्न डिमांड करते हैं। दोस्तों जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, है ना, ओके, उनमें अगर हम रिटर्न डिमांड कर रहे हैं 12%, यार बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनी, इन कंपनीज में कभी पैसा नहीं डूबेगा, अगर हम उनसे 12% रिटर्न डिमांड कर रहे हैं, तो वीआईपी छोटी कंपनी है ना, बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, छोटा साइज है, तो हम इनसे 12% रिटर्न डिमांड करेंगे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। शायद हम इससे 15% रिटर्न डिमांड कर लेंगे। तो मैंने उसी वक्त, जब जैसी ये न्यूज मेरे सामने फ्लैश हुई, मैंने उसी वक्त वीआईपी के शेयर्स का फ्यूचर का कैश फ्लो का फोरकास्टिंग करा कि आगे इनका बिजनेस किस तरीके से चलेगा, क्या क्या कैश फ्लो लोग जनरेट करेंगे, और उसकी इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू निकाले। एंड आई फाउंड यार ये तो बहुत ही ज्यादा प्राइस है, तो 550, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस शेयर एट दिस प्राइस। मैंने उसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया, और वॉच लिस्ट में डाल के दोस्तों शेयर कितने पर आ गया? 307 दिखा अभी आपको। अच्छा, इस बीच वीआईपी के शेयर में एक और न्यूज आ गई। वीआईपी के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने अपना स्टेक सेल करा, कंट्रोलिंग स्टेक उन्होंने सेल कर दिया किसी पीई इन्वेस्टर को, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को, और वो स्टेक उन्होंने सेल करा है 390 या 370 के प्राइस पर। मतलब एक बड़ा स्टेक सेल हुआ है यहाँ पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज प्रमोटर स्टेक सेल, और उसका प्राइस देखना दोस्तों आप, है ना, ये उसका प्राइस, हाँ ये देखो 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 कितने रुपीस पर शेयर में। तो ये जो पिरामल फैमिली हु वर द ओरिजिनल प्रमोटर्स, ये इसके बाद की न्यूज है। पहले विजय केडिया एंटर हुए किस प्राइस पे? 550 पर। उसके बाद ये पी इन्वेस्टर्स आए, दे बॉट द शेयर, और उन्होंने बड़ा स्टेक खरीदा, कितना? 32% ऑफ द कंपनी, यानी कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया। एट व्हाट प्राइस? 388। और अब हमें शेयर कितने में मिल रहा है? 307। इज दैट क्लियर? तो अब इस शेयर पर निगाहें रखना बनता है नहीं बनता है? बनता है, क्योंकि प्रमोटर का 32% स्टेक गया है, तो जिसने भी खरीदा है उसने प्रॉपर रिसर्च एटसेट्रा सब करा होगा, एंड ही बॉट एट 388, और हमें तो उससे भी डिस्काउंट में मिल रहा है। 388 से 307 को देखोगे तो रफली 20-25% नीचे आ जाएगा, राइट? तो ये अब हमें और भी कम में मिल रहा है ना। तो बाकी सारी चीजें भी आपको एनालाइज करनी पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हाँ, हम यहाँ पर ये न्यूज देखकर इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा, एंड आई फाउंड, उस वक्त मैंने विजय केडिया के वक्त आई फाउंड यार इट इज टू प्राइजी, बहुत महंगा है। फिर इसके बाद जब ये न्यूज आई, तब मुझे मेरे एक्सपीरियंस से एक चीज और पता थी कि जब भी ऐसा होता है कि प्रमोटर ने हैंड चेंज करे और नया इन्वेस्टर आया, तो जनरली थोड़े समय बाद शेयर जितने में स्टेक एक्सचेंज हुआ है ना, जितने में स्टेक ने हैंड्स चेंज करे, उससे भी कम में मिलते हैं शेयर जनरली। हाँ, प्रमोटर चेंज होता है तो जो पुराने इन्वेस्टर्स रहते हैं कई सारे, वो एग्जिट लेते हैं कि यार जाने दो, हमारे तो उस प्रमोटर से कांटेक्ट था, ये कौन है, ये कैसे चलाएंगे कंपनी। तो जनरली जिस रेट पर स्टेक सेल हुआ है, 388 पर हुआ है बड़ा स्टेक सेल, उससे भी कम पर मिलता है। और देखो आज मिल भी रहा है कितने में? 30 पर। ऐसा एक नहीं, ऐसे मैंने कई सारी कंपनीज में देख रखा है, राइट? तो अब अपन इस शेयर पर नजरें रखे हुए और सही वक्त पर इस शेयर को खरीद लेना है।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना पैसा डबल हो जाएगा। इट माइट टेक 3 years, इट माइट टेक 5 years, आपको इसकी पूरी न्यूज एक्सेट्रा सब पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो सारी चीजें कहां पर काम में आती है, शेयर मार्केट में आती है या फिर अक्वायर टारगेट कंपनी को वैल्यूएशन में काम में आती है। तो आज आपने क्या सीखा दोस्तों, शर्मा जी वर्मा जी को देखकर वैल्यूएशन करेंगे नहीं, हम अपना इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करेंगे। एंड वैल्यू ऑफ एनी एसेट टुडे, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ एनी एसेट टुडे इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज discounted at required rate of return, where the required rate of return is the opportunity cost of capital, where the required rate of return is the opportunity cost of capital in similar risky avenues, जहां पर उतनी ही रिस्क के एवेन्यूज हैं वहां पर अगर मैं पैसा लगाता तो मैं कितना कमाता, अब मैं वो उतना नहीं कमा पा रहा हूं, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हे इन्वेस्टमेंट में मेरा 80 lakhs या जो भी 1 करोड़ रुपया है वो दूसरी जगह लगाने की बजाय तुम में लगा रहा हूं, सो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ 10%, तुम मुझे वो रिटर्न दो कितना, 10%, आई रिक्वायर 10% रिटर्न फ्रॉम यू। इज दैट क्लियर? ये है दोस्तों बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल, और पूरी दुनिया के सारे वैल्यूएशन इसी मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। ये मैंने अभी आपको फ्लैट का वैल्यूएशन करके बताया, इसी तरीके से हम शेयर्स का भी वैल्यूएशन करेंगे, इसी तरीके से हम बॉन्ड्स का भी वैल्यूएशन करेंगे, यानी जितने सारे वैल्यूएशन है वो सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। बाय चांस आपने एफआर की बैच कंप्लीट कर रखी होगी तो वहां पर वो जो लीज रेंटल की आप कैपिटलाइज वैल्यू लिखते हैं वो भी तो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर लिखी जाती है कि फ्यूचर में मिलने वाले जितने लीज रेंटल्स हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू, पूरी दुनिया इसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है। क्या क्लियर है? हाँ, जमीन जायदाद हो, फ्लैट हो, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, सबका वैल्यूएशन इसी से हो रहा है। क्या क्लियर है? ओके चलिए दोस्तों, आइए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल कन्वे करा है जो अक्रॉस द चैप्टर, अक्रॉस द सिलेबस आपको काम में आने वाला है, इनफैक्ट अक्रॉस द लाइफ भी अब काम में आने वाला है। दोस्तों क्या वैल्यूएशन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता होगा? ये जो जस्ट मैंने बताया, और भी कई तरीके होते हैं, और भी कई तरीके होते हैं वैल्यूएशन करने के, है ना? ओके, तो मैं वापस से अब आपको एक सिचुएशन के अंदर लेकर चल रहा हूं और हम तरह तरह के तरीके पता करेंगे, और ऐसे भी वैल्यू कर सकते हैं, वैसे भी वैल्यू कर सकते हैं, सो ऑन, राइट। लेट अस मेक एन असम्पशन, अपनी ये जो कोचिंग क्लास है ये जिस बिल्डिंग में लग रही है ना, इस बिल्डिंग के फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर अपन बैठे हुए। इस बिल्डिंग में जब आप सामने आपकी गाड़ी पार्क करते हो और एंटर करते हो तो आपको राइट हैंड की तरफ एक वॉचेस का शोरूम नजर आता हो। एक वॉचेस का शोरूम है, आप तो खैर सुबह 6:30-7 बजे चढ़ते हो बिल्डिंग, तब तो वो बंद रहता है ना, लेकिन जब आप उतरते हो तो वॉचेस का शोरूम ओपन हो जाता है। आपने एक नजर करी वहां पर वॉचेस के शोरूम पर, ग्लास का पूरा डोर लगा था, आपने बाहर से झांक कर देखा, तरह तरह की वॉचेस लगी थी वहां पर, अलग अलग ब्रांड्स की स्मार्ट वॉचेस भी रखी थी, स्विस वॉचेस भी रखी थी, एंड सो ऑन, राइट। आपका दिल आ गया उन वॉचेस पे, और दोस्तों अपन इतने रईस है कि अपन फिर वॉच नहीं खरीदते, अपन पूरा का पूरा वॉचेस का शोरूम ही खरीदते। मान लीजिए कि आप उस वॉचेस के शोरूम को ही खरीदना चाहते, तो अब आपको उसके ओनर को कुछ तो प्राइस पे करनी पड़ेगी। कैसे वैल्यूएशन करेंगे आप उस वॉचेस के शोरूम का, बताइए। आप दरवाजा खोलकर, ग्लास का डोर खोलकर अंदर पहुंच गए, अंदर एक एम्प्लॉय ने आपको ग्रीट करा, आपने बोला हटो अलग, मालिक कौन है उनसे बात करनी। तो मालिक थे वहां पर काउंटर पे बैठे थे, आप वहां पर पहुंच गए, आपने बोला शोरूम खरीदना है। मालिक नोट गिन रहा था, वो एकदम ऊपर देखने लग गया, नोट की गड्डी काउंटिंग करते कि क्या बात करो, वॉच खरीदना है शोरूम खरीदना? हमने कहा पूरा शोरूम खरीदना है। बोला पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है बेचने, पर आपने मूवी का एक डायलॉग सुन रखा था, एवरीथिंग हैज अ प्राइस, आप तो ये बोलो कितने चाहिए। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा आप एक काम करो, पहले आप प्राइस कोट करो, फिर मैं मेरा मन बनाता हूं। उसने भी कहा यार बढ़िया, ऐसे 20 साल से तो मैं शोरूम चला रहा हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है ना, बेचकर स्टेक सेल करके और अपन निकलते हैं, है ना। ऐसे काफी सारे बिजनेसेस में होता है। जो वीआईपी वाला मैंने आपको बताया ना, वीआईपी के प्रमोटर्स की एक्चुअली एज हो गई थी, वो बरसों से चला रहे हैं, और उनके जो बेटे बेटी उनको इंटरेस्ट इस धंधे में नहीं आ रहा है, सो दे आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू दिस बिजनेस। अब प्रमोटर ऑलरेडी 60-65 ईयर्स एज के हो गए हैं, उनके बच्चे बच्चे, रईस लोगों के बच्चे बच्चे का ऐसा ही रहता है यार इसमें क्या रखा है। तो अब इसलिए उन्होंने मजबूरी में अपना स्टेक सेल कर दिया कि यार अब बच्चे बच्चे तो चला नहीं रहे धंधा, सही हाथों में कंपनी को दे दो, कम से कम नाम तो रहेगा अपना कि यार वीआईपी है ना, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। तो दोस्तों ये जो वॉचेस का शोरूम है सामने वाला बेचने को तैयार है, और उसका कहना है चलो ठीक है, अगर आपने सही साठ प्राइस कोट करा, आई वुड बी विलिंग टू सेल माई एंटायर शोरूम टू यू।
दोस्तों वैल्यूएशन करने के लिए हमें उसकी बैलेंस शीट, P&L, इनकम स्टेटमेंट, इन चीजों का एक्सेस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, वो तो सब देखना पड़ेगा ना क्या है क्या नहीं है, राइट? जैसे प्रॉपर्टी भी खरीदते तो भाई आपके रजिस्ट्री लाओ या वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, आपके अगर पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो विल लाओ, वो क्या रहता है ना, विल ही रहती है ना, रजिस्टर्ड विल, और ये सब देखना पड़ता है भाई। तो कैसे वैल्यूएशन करोगे इस वॉचेस के शोरूम का? नए नए तरीके बताओ कैसे वैल्यूएशन करेंगे। सर एक काम करेंगे, जितनी भी वॉचेस रखी हुई है, तो खैर सब अकाउंट्स पढ़े लिखे हो, हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो आप, जितनी भी वॉचेस रखी हुई है, इन्वेंट्री जितनी भी रखी हुई है, हम क्या कर लेंगे, उसका वैल्यूएशन कर लेंगे। और उसका वैल्यूएशन करना आप लोगों के लिए इजी, आप तो टैली के सॉफ्टवेयर पर जाना या ईआरपी हो तो उस पर जाना, और वहां पर आप इन्वेंट्री की परचेस प्राइस पर वैल्यूएशन होती है, वो वैल्यूएशन कर लेंगे। प्लस जितना भी यहाँ पर फर्नीचर लगा हुआ है उसकी भी तो वैल्यू है, उसकी भी वैल्यू जोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस हाँ, और दूसरी एसेट, फॉर एग्जांपल ये जो शोरूम है जितने स्क्वायर फीट एरिया में है, अगर ये शोरूम रेंट पर नहीं बल्कि खुद का खरीदा हुआ है, तो जब हम इस कंपनी को एक्वायर करेंगे तो वो शोरूम भी हमारा हो जाएगा, तो हमें आज उसके लिए भी तो पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों 2 मिनट के लिए अपन कैलकुलेटर पर आते हैं, और मान लीजिए कि उस वॉचेस के शोरूम में 3 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री रखी हुई, 3 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री रखी होती है, नहीं इतने करोड़ की तो इन्वेंट्री, एक वॉच ही कितने की, 10-20 हज़ार, 25-50 हज़ार, लाख हो तो कुछ भी हो, राइट। और ऐसी मान लो, मतलब कितनी सारी वॉचेस होती है ना शोरूम में, तो रफली 3 करोड़ की इन्वेंट्री वहां पर रखी हुई है। प्लस अपन और क्या जोड़ने वाले थे इन्वेंट्री के अलावा? फर्नीचर। तो मान लीजिए फर्नीचर की वैल्यू है वहां पर 50 लैक्स, ठीक है। और क्या जोड़ने वाले थे? वो लैंड, फ्लैट, वो जो एरिया है उनका पूरा स्क्वायर फीट है ना। तो अपन ने ये देखा कि उनका आखिर एरिया कितने स्क्वायर फीट है। सो वी गॉट टू नो कि वो लगभग 5000 स्क्वायर फीट एरिया है, और उस एरिया का जो रेट अभी आज की तारीख में चल रहा है वो चल रहा है 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ठीक है। यानी कितने का हो गया यार ये 7.5 करोड़ होता है, 75 करोड़ होता है? 7.5 ही होगा, नहीं 75 करोड़ तो बहुत होते हैं। 7.5 करोड़ ना, ओके। इसके अलावा दूसरी अगर और कोई एसेट हुई तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। लेट अस मेक एन असम्पशन कि और कोई एसेट नहीं है। यानी कितना आ रहा है दोस्तों वैल्यूएशन? 11 करोड़ ना, 11 करोड़ आ रहा है उस वॉचेस के शोरूम का वैल्यूएशन। और तभी आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर नजर पड़ी और आपने देखा अरे यहां पर तो एक 5 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है जो इन्होंने बैंक से ले रखा है। तो क्या आप इस वॉचेस के शोरूम के मालिक को 11 करोड़ दे देंगे? नहीं। अगर ऐसा हो गया तो अगले दिन बैंक आ जाएगी आपके पास, वो 5 करोड़ का लोन था इस बिजनेस पर, वो 5 करोड़ और दो। तो आप क्या करोगे, इसमें से 5 करोड़ आप लेस कर दोगे, और वॉचेस के शोरूम को क्या बोलोगे, बॉस हम आपको कितना पे करेंगे? हम आपको पे करेंगे 6 करोड़, और 5 करोड़ की आपकी लाइबिलिटी हम हमारे सर पर ले लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इस वॉचेस के शोरूम का वैल्यूएशन क्या हो गया? 6 करोड़ हो गया। दोस्तों ये भी वन ऑफ द टेक्निक्स है वैल्यूएशन की, और इसे हम कहते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। क्या कहते हैं? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की जितनी सारी की एसेट्स रखी है उसके बेसिस पर आप उसका वैल्यूएशन कर लो। होता है शेयर मार्केट में ऐसा होता है, कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका एसेट बेस्ड वैल्यूएशन किया, जिनका एसेट बेस्ड वैल्यूएशन किया जाता है कि इस धंधे में एसेट कितने रुपए की रखी हुई है उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, यहां पर एक शेयर है दोस्तों, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। किसी किसी ने नाम सुना है क्या? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज का शेयर है ना। ओके। अब ये जो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है ये रहा है ना, क्या लिखा है? इट्स अ रियल एस्टेट एंटिटी, और इसके पास कितने एकड़ के लैंड पार्सल्स रखे हुए? 740 एकड़। स्क्वायर फीट नहीं, बीघा नहीं, एकड़। और अक्रॉस 4 मेजर सिटीज, मतलब पुणे हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसी ऐसी जगह पर इनकी प्रॉपर्टीज रखी हुई है। और कितनी? 740 एकड़ जमीन रखी हुई, राइट दोस्तों। अब और ये जो कंपनी ये कैसे बनी? पहले एक बीएसएनएल नाम की कंपनी थी। बीएसएनएल कंपनी के ये जितनी भी सारी बीएसएनएल और एमटीएनएल है ना, इनके पास बहुत सारी जमीनें रखी हुई। सरकार ने इनको खूब सारी जमीन दे दी थी कौड़ियों के दाम पर। आपने भी कभी आपके शहर में बीएसएनएल का कोई ऑफिस देखा होगा तो ये लंबा चौड़ा, मतलब कामकाज कम होता है पर जमीन उनके पास बहुत सारी है। तो वैसे ही बीएसएनएल की जितनी लैंड थी ना वो डीमर्ज करके एक कंपनी के अंदर डाल दी गई, विच इज हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, आओ मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की लैंड की वैल्यू कितनी है। तो ये देखिए यहां पर है ना, कितना आ रहा है? 20,000 करोड़ आ रहा है लैंड का वैल्यूएशन।
ऑन द कंजर्वेटिव साइड, कंजर्वेटिव गिरी से गिरी हालत में उसका वैल्यूएशन कितना, उनके पास जो जमीनें रखी उसका वैल्यूएशन कितना, 15,000 करोड़। इस जमीन इस कंपनी का कोई काम धंधा है? कोई काम धंधा ही नहीं है, बस सिर्फ जमीनें रखी हुई है। क्या इस कंपनी का शेयर फ्री में मिलेगा? नहीं। तो जनरली इस कंपनी का शेयर कितने में मिलना चाहिए? जितनी इसकी एसेट की वैल्यू उसके आसपास मिलना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो कितने की जमीनें रखी हुई है? 15,000 करोड़। आइए देखें ये जो कंपनी है इसका जो शेयर है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आखिर क्या है, कितना आ रहा है? मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली 4,000 करोड़ के आसपास लिखा था क्या? ओ मेरा ध्यान नहीं गया उस पर, चलो इधर देख लेते हैं। देखिए आप इसका मार्केट कैप देखिए, नहीं ऊपर फुल मार्केट कैप देखना है आपके, मेरे काम तो फुल मार्केट कैप से, राइट? कितना आ रहा है? 3941 करोड़, यानी रफली 4,000 करोड़। वो कंपनी जिसके पास जमीन जायदाद कितने की रखी हुई है? 15,000 करोड़ के आसपास की रखी हुई है। इट इज अवेलेबल एट ए वैल्यूएशन ऑफ कितना? 4,000 करोड़, है ना? प्लीज मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, ऐसा मत समझना कभी भी शेयर मार्केट में कि किसी के पास जमीन 15,000 करोड़ की है कंपनी के पास तो वो कंपनी 15,000 करोड़ पर ही ट्रेड करेगी। वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में उससे कम पे ही हमेशा ट्रेड करती। उसके दो तीन कारण होते हैं, उसमें से एक कारण ये होता है कि जिस दिन ही अपनी जमीन बेचेंगे उस दिन इनको टैक्स ही लग जाएगा। तो 15,000 करोड़ वर्थ की एसेट है, बट व्हेन यू विल रियलाइज या एनकैश दैट 15,000 करोड़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। वो पे करने के बाद भी जो पैसा आएगा आफ्टर टैक्स बनके वो कंपनी के पास आएगा, आपके पास थोड़ी ना आएगा। आपके पास तक पहुंचने के लिए जैसे ही पैसा आपके पास पहुंचा तो आपको फिर से उस पर जो भी डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर होगा फिर से आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपकी नजरों में जो वैल्यू होगी उस शेयर की वो इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड नहीं होगी, उससे कम होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या एसेट बेस्ड वैल्यूएशन नाम की कोई चीज नहीं होती है? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन हो सकता है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो एक तरीका तो दोस्तों क्या हो गया कि कैसे वैल्यू कर सकते हैं हम किसी भी कंपनी को बेस्ड ऑन इट्स एसेट्स। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, जितनी सारी एसेट्स है उनकी वर्थ लेंगे और जो हमारी वो है उनको माइनस करेंगे, क्या आउटसाइड जो लाइबिलिटीज है हम उनको माइनस करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, हम डिविडेंड या फिर अर्निंग्स के बेसिस पर भी किसी भी बिजनेस को वैल्यू कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो वॉचेस का शोरूम है कितनी कमाई जनरेट कर रहा है। मान लो ये जो वॉचेस के शोरूम वाला बंदा है ये हर साल 1 करोड़ रुपए कमाता है उस धंधे से, तो जिस दिन उसकी गद्दी पर हम बैठे उस दिन से हमारी इनकम कितनी शुरू हो जाएगी? ईयरली इनकम 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ की एनुअल इनकम शुरू हो जाएगी। तो हम उसके बेसिस पर भी तो वैल्यूएशन कर सकते हैं कि यार अगर किसी बिजनेस को खरीदने से हर साल मेरी 1 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है तो आज मैं उस बिजनेस को खरीदने के लिए आखिर कितना दूं? बहुत कॉमन सेंस की बात है। क्या आप 20-25 लाख रुपए दोगे? नहीं। अरे वो इनकम ही कितनी जनरेट कर रहा है? 1 करोड़। क्या आप 1 करोड़ दे दोगे? नहीं, क्योंकि वो चीज जो 1 करोड़ की इनकम जनरेट कर रही है वो आज 1 करोड़ में नहीं मिलती, वो उससे थोड़े ज्यादा में ही मिलती, क्योंकि हमें थोड़ा एक लमसम मनी लगाना पड़ता है, फिर हर साल हमारी इनकम शुरू होती है, राइट? तो एक और तरीका क्या हुआ? डिविडेंड या फिर अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है, फिर दोस्तों एक और तरीका आएगा, वो क्या होगा? कैश फ्लोज बेस्ड वैल्यूएशन, है ना? यानी सरल शब्दों में यहां पर आप और मैं बैलेंस शीट बेस्ड वैल्यूएशन कर रहे हैं, यहां पर आप और मैं इनकम स्टेटमेंट बेस्ड वैल्यूएशन कर रहे हैं, और यहां पर आप और मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड वैल्यूएशन कर रहे हैं। और ये तीनों अभिन्न अंग है किसी भी बिजनेस के, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तीन ही तो कंपोनेंट्स हैं। तो हम उन सबके बेसिस पर क्या कर रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद दोस्तों एक और तरीका होता है विच इज रिलेटिव वैल्यूएशन, विच इज आल्सो नोन एज मार्केट अप्रोच। ये वो जो आपने सबसे पहले बताया था कि शर्मा जी ने फ्लैट कितने में खरीदा, तो उन्होंने इतने में खरीदा, मतलब ये फ्लैट की ट्रू वैल्यू होगी। यानी यहां पर हम अपना खुद का वैल्यूएशन नहीं करते, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी जैसे दूसरे का क्या वैल्यूएशन है तो बस उसका वो वैल्यूएशन है तो हमारा भी इतना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एकदम गलत अप्रोच है। अरे जैसे आपकी सीए ऑफिस में आर्टिकलशिप चल रही है, अपन मान लो लास्ट ईयर ऑफ द आर्टिकलशिप में है, अब क्या लास्ट ईयर तो फटाफट ही आ जाता है, फर्स्ट के बाद ही आ जाता है। दोस्तों मान लीजिए आप लास्ट ईयर ऑफ द आर्टिकलशिप में हैं और आपके ऑफिस में एक बंदा अभी लेटेस्ट में सीए की एग्जाम क्लियर हुआ, उसने कैंपस इंटरव्यू दिया और उसका अगर 15 लाख का पैकेज लगा है, तो आप क्या बोलोगे बॉस? अगर इसका 15 लाख का पैकेज लग गया अपन जानते हैं उसको, अगर इसका 15 लाख का पैकेज लग गया तो हम में क्या कमी है?
हमारा भी कितने का लगेगा 15 lakhs। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वैल्यूएशन। उसको देखकर हमने अपना वैल्यूएशन करा है ना। ओके फिर इसके बाद दोस्तों और भी दूसरी वैल्यूएशन टेक्निक्स है, मिसलेनियस वैल्यूएशन टेक्निक्स, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों एक और एस्पेक्ट यहाँ पर कवर्ड है और वो है स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन हम कैसे करें। आजकल स्टार्टअप्स का बोलबाला है। ये क्या है? जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब क्या है दोस्तों, है ना? सारे के सारे स्टार्टअप्स है। पेटीएम भी क्या था? स्टार्टअप्स था। ब्लिंकिट एटसेट्रा एटसेट्रा सब स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन आखिर कैसे किया जाता है वो भी हमारे सिलेबस में कवर्ड है ना। ये स्टार्टअप के वैल्यूएशन की काफी सारी टेक्निक्स आएंगी जो हम देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नॉन गोइंग कंसर्न यानी डिस्ट्रेस्ड कंपनीज है। डिस्ट्रेस्ड कंपनी यानी समझते हो, विच इज नियर टू द बैंक्रप्सी, मतलब किसी ने नहीं संभाला, ये कंपनी गई, और ये मानी चलो कि गई, ये कंपनी गई। ऐसी डिस्ट्रेस्ड कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज है ना, इसमें कई बार अगर आपने सही वक्त पर शेयर खरीद लिया किसका? डिस्ट्रेस कंपनी का, तो वारे न्यारे हो जाते, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना पैसा बनता है। सुज़लॉन वाज एन एग्जांपल। सुज़लॉन क्या था ईयर 2020 में? इट वाज अ डिस्ट्रेस कंपनी, इट वाज नियरिंग द बैंक्रप्सी। और मैंने नहीं बताया था आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस चैप्टर में कि 1 रुपए 2 रुपए पर चल रहा था शेयर, और आज कितने पर पहुंच गया? तो डिस्ट्रेस कंपनीज क्या रहता है? कौड़ियों के दाम पर मिलती है। और डिस्ट्रेस कंपनीज के शेयर्स अगर कौड़ियों के दाम पर मिल रहे हैं और अगर अपना सिक्का चल निकला तो सीधे 1 का 20, 1 का 50, 1 का 100 ही होता है। एक और एग्जांपल बताता हूं, रुचि सोया, आपने नाम सुना होगा कभी, रुचि सोया ना, कमोडिटीज सोयाबीन के केस में ये एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर था, रुचि सोया। और अगर आप इस एरिया से, इंदौर से, तो ज्यादा ही सुना होगा, राइट। रुचि सोया को खरीदा पतंजलि ने, पतंजलि रामदेव बाबा, उन्होंने खरीदा रुचि सोया के प्लांट को। और उस वक्त ये जो रुचि सोया है ये बैंकरप्सी की कगार पर था। इन्होंने इतने सारे बैंक से लोन ले रखे थे और वो सब डूब गए, क्योंकि कमोडिटीज की क्या भाव फ्लक्चुएट होते हैं, तो भाव फ्लक्चुएशन में एकदम से बड़ा गेन या बड़ा लॉस होता है, वो लॉस हो गया उनको, जिसकी वजह से कंपनी नियर टू बैंकरप्सी पहुंच गई। मेरा आंखों देखा हाल है, रुचि सोया का शेयर रफली 5 रुपए 7 रुपए के आसपास मिल रहा था, 5 रुपीज 7 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था बहुत समय तक। और जैसे ही ये न्यूज आई कि अब पतंजलि उसको अक्वायर करने वाला है, इस शेयर पर लगभग 1 से 2 महीने तक अपर सर्किट लगे। अपर सर्किट लगे मतलब शेयर मार्केट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में 1000% शेयर बढ़ जाए। सेबी क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को बोलकर रखता है कि भाई शेयर्स पर लिमिट लगा के रखना, ताकि रैम्पेंट स्पेक्यूलेशन नहीं हो जाए। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्किट। सर्किट का यहाँ पर मतलब है कि 5% से ज्यादा ऑन एनी सिंगल डे शेयर का भाव नहीं बढ़ सकता। और आगे बताऊंगा आपको सर्किट के बारे में जब हम पोर्टफोलियो पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो डेली ये शेयर 5% बढ़ रहा था, मंथली नहीं, डेली 5% बढ़ रहा था अगले 2 महीने तक। ये लगभग दोस्तों 1000 के आसपास तक शेयर पहुंच गया, यानी 5 रुपीज का शेयर कहां पहुंच गया? 1000। डिस्ट्रेस कंपनीज के केस में ऐसा मजा है। तो डिस्ट्रेस कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका ट्रू वैल्यू निकाल लो, और ट्रू वैल्यू निकालकर फिर उस शेयर पर नजर रखो और उसको सही वक्त पर खरीद लो, है ना। अच्छा, डिस्ट्रेस कंपनी में एक और बात है, जरूरी नहीं कि आपने 10 दाव खेले, आपने अगर 10 टाइम्स पैसा लगाया, 10 शेयर्स में पैसा लगाया, तो 10 के 10 रिटर्न नहीं देंगे, पर 10 में से एक भी चल निकला ना, तो बच्चे में 9 में जो नुकसान होगा वो सब कवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और 10 में से 2 चल निकले तो आपका जो हिट रेट होगा वो तो बहुत ही गजब होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो यू माइट गो रॉन्ग इन केस ऑफ डिस्ट्रेस कंपनीज, बट 1-2 भी किससे सही हो गए, इतने में तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया ही देख लो आपकी आंखों के सामने। वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो रफली 5-6 रुपीज के आसपास था, अभी आज कहां पहुंच गया? 15 रुपीज के आसपास, मतलब ट्रिपल तो हो ही गया वहां से, या एटलीस्ट डबल से तो ऊपर ही हो गया, है ना। ओके, तो दोस्तों ये सारे के सारे हमें वैल्यूएशन टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ने हैं ना। ये मत समझना कि ये वैल्यूएशन टेक्निक है, ये तो वैल्यूएशन टेक्निक की कैटेगरी है। ये लिखी सारी की सारी वैल्यूएशन टेक्निक्स, ये जितने सारे बुलेट पॉइंट्स है ना, ये सारी की सारी वैल्यूएशन की टेक्निक्स है, और इनको टोटल करोगे तो लगभग 20 टेक्निक्स के आसपास आएंगे। अभी मैंने स्टार्टअप की नहीं लिखी, इसमें भी 6 टेक्निक है, ठीक है, और इसमें भी 4 टेक्निक है, तो टोटल करोगे तो 20+ टेक्निक्स है जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़नी वैल्यूएशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये रहा वो बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल जो मैंने आपको बोला था, आप एक बार इसे देख लीजिए। वैल्यू ऑफ एनी एसेट, शब्दों का प्रयोग देखिए, क्या मैं यहाँ पर सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूँ? I'm talking about any asset. Value of any asset today is the present value of expected cash flows from that asset discounted at required rate of return. Here, the required rate of return is the opportunity cost of capital in similar risky opportunities. ठीक है,
ये बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है और ये रही वेरियस वैल्यूएशन टेक्निक्स। आइए दोस्तों, तो हम देखते हैं एक एक करके इन सारी वैल्यूएशन टेक्निक्स को। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी फर्स्ट वैल्यूएशन टेक्निक पर, एंड इट इज एन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक में दोस्तों बहुत आसान सा काम, हमें पता है क्या करना है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में हमें जो एसेट्स की वैल्यू है वो निकालनी है, जो अभी अपन ने वॉचेस के शोरूम के लिए निकाली थी एसेट्स की वैल्यू, वो निकालनी है, और उसमें से क्या माइनस कर देना है, आउटसाइड लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? डोंट यू थिंक कि इस बेसिस पर वैल्यूएशन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मैंने अभी आपको उसका एग्जांपल दिया हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज का। आपने देखा था ना कि हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितनी है ऑन द कंजर्वेटिव साइड, 15,000 करोड़। अभी हमने कोई आउटसाइड लायबिलिटी उसमें माइनस नहीं करी, पर मान लीजिए कि उस कंपनी ने 2,000 करोड़ का लोन ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2,000 माइनस करके बोल देंगे कि इनके नेट एसेट्स वैल्यू कितनी, 13,000 करोड़। ठीक है। लेकिन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में हमारे पास 3 वेराइटीज है, देयर आर 3 वेरिएशंस, जिसमें जो सबसे पहली मेथड है वो कहती है कि एसेट्स की मार्केट वैल्यू मत लो, एसेट्स की बुक वैल्यू लो। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज कर देंगे। दूसरी मेथड कहती है कि अरे 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 बुक वैल्यूज क्यों लोगे, क्योंकि आप ऐसे तो जमीन की किताबी कीमत लोगे तो वो तो काफी कम दिखेगी, जबकि उसकी जो ट्रू मार्केट वैल्यू होगी वो तो ज्यादा होगी। तो उनका कहना है कि हम कौन सी वैल्यू पर जाएंगे, बुक वैल्यू पर जाएंगे या रियलाइजेबल वैल्यू पर। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब समझते हो क्या होता है, कि आज मैं अगर इस जमीन को बेचने जाऊं, या मैं आज इस बिजनेस की जितनी सारी एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करने जाऊं, बेचने जाऊं, तो कितना रुपया मुझे रियलाइज होगा। इट इज कॉल्ड एज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो दोस्तों ये वाला मॉडल क्या कहता है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेनी चाहिए। ठीक है। एक और तीसरा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि रिप्लेसमेंट वैल्यू लेनी चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू में फर्क पता होगा। मैं बताता हूं रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू में फर्क। दोस्तों ये सेलफोन है, अगर मुझे ये सेलफोन बेचना है, मैं जाऊंगा एक शॉप पर और वहां पर उनके काउंटर पर ये सेलफोन रख दूंगा, बस मुझे सेलफोन बेचना है। बंदा देखेगा यार क्या है क्या नहीं, इसका बिल है कि नहीं आपके पास, और मॉडल वॉडल सब चेक करेगा और वो मुझे एक प्राइस कोट कर देगा। सपोज करो कि उसने बोला भैया 80,000 रुपए में मैं फोन आपसे ले लूंगा। क्या, मैंने तो इसको 1.25 लाख रुपए में खरीदा है, अभी खरीदा 10 दिन पहले, और आप कितने बोल रहे हो? बोले भैया इतने में बिके 80,000। दिस 80,000 इज व्हाट, रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने कहा चलो ये नहीं बेचना, मुझे ऐसा का ऐसा एक फोन दे दो। यहाँ पे ध्यान रखना, जब मैं ऐसा का ऐसा फोन खरीदूंगा तो क्या वो मुझे 80,000 में मिलेगा या वो मुझे ज्यादा में ही मिलेगा? ज्यादा में, क्योंकि वो तो सामने वाला दुकानदार है, वो मुझसे सेलफोन 80,000 में ले रहा है, तो वो ऐसा का ऐसे सेलफोन मुझे 80,000 में थोड़ी ना देगा, वो तो मुझे ज्यादा में देगा। उसका कहना है ठीक है ना, आप ये जो सेलफोन बेचना है वैसा का वैसा मेरे पास सेलफोन है, ये लो, ये रखा काउंटर पे, ये आप खरीद लो। मैंने कहा कितने में? बोले 1 लाख रुपए में। ये 1 लाख रुपीज पता है क्या है? रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सेलफोन न्यू है, अनपैक्ड है, पेटी पैक है, यूज्ड है, 10 डेज यूज है ना। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू का ये मतलब नहीं होता है कि मैं नया पेटी पैक खरीदूंगा। ये जितनी एसेट अभी चल चुकी, मान लो इसको खरीदे हुए 10 दिन हुए, अब ये 10 दिन चल चुका है, तो वैसा का वैसे ही 10 दिन चल चुका हुआ फोन का पीस जो उसके पास है, अगर वो मैं उससे खरीदूंगा तो वो कितने में देगा? दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट वैल्यू डजंट मीन कि न्यू एसेट की वैल्यू क्या है। जो एसेट आपके पास रखी हुई वो जितने साल चली हुई उतने ही साल चली हुई, अगर आप एसेट खरीदते हो तो कितने में, दैट इज रिप्लेसमेंट वैल्यू। उस एसेट को बेचते हो तो कितने में, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेबल वैल्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहां पर एक और मेथड होती है जो कहती नहीं, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू लेंगे। अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना, ये हर्षद मेहता वाली आई थी ना, स्कैम 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 1992 या 1991, क्या था, 1992 था, है ना। उसमें आपको वो उनकी टोन गजब थी यार। हाँ, उसके चक्कर में कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए और नुकसान भी हुआ। दोस्तों स्कैम स्कैम 1992 में आपको ध्यान होगा, हर्षद मेहता ना एक कंपनी के ऑफिस में विजिट करते हैं, और उस कंपनी का नाम उस मूवी में पोलो 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 बोला जाता है। एक्चुअली वो पोलो नहीं था, वो अपोलो टायर्स था, पर नाम नहीं ले सकते ना असली वाला। तो अपोलो टायर्स के ऑफिस में ये हर्षद मेहता जी विजिट करते हैं और कहते हैं
कि आपका शेयर तो बहुत सस्ते में चल रहा है। तो अपोलो टायर्स का मैनेजमेंट पूछता है फिर कितने में चलना चाहिए, तो उस वक्त हर्षद मेहता देखना कैसे करते हैं वैल्यूएशन। वो कहते हैं ये जो आप अपोलो टायर्स हो, आपने इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है, आपका सारा सप्लाई चेन सेटअप है कि किस सप्लायर से खरीदना है, क्या आपकी बिजनेस की प्रोसेसेस है वो सब आपने सेट कर रखी है, आपका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अगर ऐसा का ऐसा ही रेप्लिकेट किया जाए, अगर ऐसा का ऐसा ही रेप्लिकेट किया जाए, यानी ऐसा का ऐसा ही कोई व्यक्ति करना चाहे, तो आखिर उसको कितने करोड़ रुपए लगेंगे, बस वही तो आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है, और उतने वैल्यूएशन पर ही आपका बिजनेस शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो जब उन्होंने कहा यार हाँ ऐसा का ऐसा ही कोई सेटअप लगाना चाहे तो उसे 20,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 20,000 करोड़, और मेरा शेयर तो सिर्फ 5,000 करोड़ पर ही चल रहा है, मतलब इस शेयर के अंदर अभी पोटेंशियल बाकी है, ये शेयर अपनी ट्रू वैल्यू से कम पर चल रहा है। तो वहां पर हर्षद मेहता जी यही वाली मेथड यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहां पर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में एसेट की 3 तरह की वैल्यूज लिखी जा सकती, बुक वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, तीनों ही केस में ये चीज तो कॉमन ही रहेगी, क्या, लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या है, क्लियर है सबको? इन तीनों मेथड के नाम याद रख लीजिए, वन इज नेट एसेट वैल्यू, अनदर इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड द थर्ड वन इज नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एग्जाम को लेकर मैंने एक टिप आपको दे रखी है, और वो ये है कि ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आईसीआई इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है एग्जाम में। यानी मैं आपको एक सिचुएशन के अंदर लेकर आता हूं, आप एग्जाम में बैठे हो, पेपर आपके हाथ में है, उन्होंने एक टारगेट कंपनी की या कोई सी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने उसकी बैलेंस शीट दे दी, और नीचे लिख दिया कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो दिख रही 200 करोड़ की, बट आज उसकी वैल्यू 300। फर्नीचर एंड फिक्सचर दिख इतने का रहा है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू है, और नीचे उन्होंने बोल दिया कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर, फेयर प्राइस ऑफ द शेयर एज पर नेट एसेट वैल्यू। अब आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो नेट एसेट वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, बुक वैल्यू मेथड, लेकिन क्या आपका मन मानेगा कि मैं मार्केट वैल्यूज को इग्नोर करके फिर निकाल लूं? नहीं। तो आपको एग्जाम में सिंपल क्या करना है, नेट एसेट वैल्यू भी बोले तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज को ऐसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है, तो डजंट स्ट्रिक्टली फॉलो द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इन एग्जाम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ, इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर ले, वो एनएवी, एनआरवी या एनआरवी, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज गिवन देन यूज मार्केट वैल्यू फॉर वैल्यूएशन, क्योंकि वही ट्रू वैल्यू है। बैलेंस शीट की तो जो वैल्यूज होती है वो आप भी जानते हो, अपन भी जानते हैं कि वो सब अकाउंटिंग बेस्ड आती है, राइट, लेकिन असली में चीज अकाउंट्स में जो वैल्यू चल रही है उस पर ट्रेड नहीं होती। तो ऐसे कोई सा भी वर्ड यूज कर ले इन तीनों में से, अगर उन्होंने किसी एसेट की हमें मार्केट वैल्यू दी है तो हमें मार्केट वैल्यूज को यूज करना है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। क्या है, क्लियर है? ओके, मेरे हिसाब से आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक बिजनेस है और इसकी बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट की बुक वैल्यू तो यही मिल जाएगी बैलेंस शीट में, और मार्केट वैल्यूज नीचे कहीं उन्होंने लिख रखी होगी। अगर क्वेश्चन तीनों मेथड से पूछ ले, एनएवी से भी पूछ ले, एनआरवी से भी पूछ ले और एनआरवी से भी पूछ ले, तो फिर क्या आप तीनों में मार्केट वैल्यू लोगे या फिर आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन फॉलो करोगे? फिर तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। बट आईसीआई ने वर्ड्स ही बाकी सारे गायब कर दिए और बस बोला कि नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर वैल्यूएशन निकालो, तो फिर आपको क्या लेना चाहिए, मार्केट वैल्यूज लेनी चाहिए। क्या है, क्लियर है? मेरी बात आ गई समझ में? अरे उस वक्त जब पेपर हाथ में होगा तो मैं साथ में नहीं होऊंगा, मेरी बातें होंगी साथ में। दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ, सेकेंड पॉइंट देखिए आप, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये वॉचेस का शोरूम, आप एस वॉचेस के शोरूम की बैलेंस शीट पलट रहे थे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पलटने के बाद आपकी नजर पड़ी नोट्स टू अकाउंट्स में, और आपने वहां पर देखा ओ देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कुछ लोगों ने इस शोरूम पर केस कर रखे हैं, और वहां पर वो लोग 50 लाख रुपए का दावा इस शोरूम पर कर रहे हैं, 50 लाख रुपीस का इनके ऊपर दावा ठोका हुआ है कोर्ट कचहरी में। सो इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप अपना वैल्यूएशन निकालते वक्त इस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट देंगे या नहीं देंगे? देंगे यार, है ना, क्योंकि वो तो जिस दिन आप ओनर बने उस दिन अब आपको कोर्ट के चक्कर लगाने, और कोर्ट ने अगर कुछ डिमांड पास करी तो अब वो आपको पे करनी, क्योंकि वो जो केस है वो शोरूम पे लगा और अब शोरूम के मालिक, नए मालिक आप हैं। ठीक है, 50 लाख रुपीस का अपना कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, अब हमें इस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट देना है। क्या इफेक्ट देंगे? प्लस करेंगे वैल्यूएशन में, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखेगी तो हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन निकालते वक्त उन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप उसे माइनस करने लगे तो वो जो एग्जिस्टिंग ओनर है वॉचेस के शोरूम को, उसने कहा अरे भैया ये क्यों माइनस कर रहा है? हमने कहा अरे लायबिलिटी ना कल को हमारे सर पर आएगी। उन्होंने बोला लायबिलिटी नहीं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी।
ऐसे तो कई आप इस कुर्सी पे बैठ के देखना, कई सारे लोग आपके ऊपर भी केस करके चले जाएंगे। अरे से किसी के चाचा जी वकील है तो वो एक आध दो बार तो जिंदगी में धमकी दे ही देता है कि बेटा केस कर दूंगा एटसेट्रा, है ना। तो ऐसे कुछ लोग कर जाते हैं केस, तो वो तो कर गए केस शौकिया तौर पर, चलेगा केस 5 साल 10 साल पर, इनका कुछ होना नहीं है ना, बस ये कोर्ट में केस चलते रहेंगे। दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर इसके मटेरियलाइज होने के चांसेस होते हैं तो हम इसको उधर बैलेंस शीट में लिख देते ना लायबिलिटी में। इट्स जस्ट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, हमारे ऊपर केस हो रखा है, चल रहा है कोर्ट में केस। आपको मालूम होगा ऐसे ही जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, सबके ऊपर कई केस चलते रहते हैं। अरे जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नाम की कंपनी है, मान लो एक डिओड्रेंट बना रहे हैं, है ना, और डिओड्रेंट वालों के ऊपर तो बहुत केस हुए, क्योंकि डिओड्रेंट वाले एडवर्टीज कैसे करते थे कि इधर लगाओ इधर लगाओ इधर पूरा लगाओ और निकल जाओ मार्केट में, फिर देखो आप जादू कैसा बिखेरते हैं, है ना। तो हाँ सही में ऐसा केस हुआ है, उस बंदे ने केस कर दिया कि मैंने जैसा सब एडवर्टीजमेंट में बताया मैंने वैसा सब करा, मेरे पीछे एक नहीं, वहां एडवर्टीजमेंट में तो 4-5 आई थी, एक भी नहीं आई, मैंने पूरा इतना सब ट्राई कर लिया, अब मैं केस लगा रहा हूं कि आपका एडवर्टीजमेंट नकली था, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और ऐसे केस चल रहे हैं। सो दिस आर टर्म्ड एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, है ना। तो ऐसे कई कंपनियों के ऊपर केस चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या बेधड़क बस माइनस कर देंगे या सोच समझकर माइनस करेंगे? सोच समझकर माइनस करेंगे, है ना। तो यहां पर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को लेकर एग्जाम में देखिए क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे। अगर क्वेश्चन कुछ जनरल लैंग्वेज यूज करें, सच एस देयर इज अ हाई चांस ऑफ मटेरियलाइजिंग, क्वेश्चन ने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दे दी और नीचे एक नोट डाल दिया, देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बीइंग मटेरियलाइजिंग, क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला ओ देयर इज अ वेरी लो या रिमोट प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियलाइजिंग, तो फिर आप क्या करेंगे? इग्नोर। आपको माइनस करने ही नहीं देगा, सामने वाला बोलेगा भैया मटेरियलाइज ही नहीं हुई, तो अब चल रहा है कोर्ट में केस तो जाना पड़ रहा है पेशी पर, बाकी ये कुछ होना नहीं है इसका, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। इज दैट क्लियर? यानी कुछ नहीं करेंगे आप वैल्यूएशन में से माइनस। अगर क्वेश्चन ने आपको प्रोबेबिलिटी दे दी है दैट देयर इज अ 60% चांस ऑफ दिस लायबिलिटी मटेरियलाइजिंग, तो फिर आप क्या करेंगे? 50 लाख माइनस करेंगे या 50 लाख का 60%, बिकॉज देयर इज अ 60% चांस कि मैं 50 लाख देने पड़ जाएंगे, बट देयर इज अ 40% चांस कि कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी? जितना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट है इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियलाइजिंग, हम उतना अमाउंट यहां पर डिडक्ट करेंगे, ठीक है। ओके। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट हो जाए, साइलेंट हो जाए मतलब बस लिख दे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ₹50 लाख, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ना ये बोले कि हाई चांस है, ना ये बोले कि लो चांस है, ना ये बताए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ऐसे केस में अब आपके पास दो ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि लेट्स बी कंजर्वेटिव इन योर वैल्यूएशंस। वैसे भी हमेशा जब आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हो तो कंजर्वेटिव होना ही सबसे ज्यादा समझदारी माना जाता है। लेट्स कंजर्वेटिवली वैल्यू। और वैसे मेरे हिसाब से अपन भारतीयों के ब्लड ग्रुप में भी कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीदने आते हैं तो हम कौन सा वाला वैल्यूएशन लगाते हैं? कंजर्वेटिव, गिरी से गिरी हालत। यार गिरी से गिरी हालत में ना इतने का तो है ही सही प्लाट, अरे ये प्लाट इतने का तो है ही सही, ठीक है। तो अपन उस हिसाब से चलते हैं ना कि यार 8,000 रुपीज स्क्वायर फीट तो है ही सही, और सामने वाला कितना बोल रहा है? 9,000 बोल रहा है ना, तो ठीक है 8,000 को तो पक्का है, खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो मटेरियलाइज होगी, क्वेश्चन साइलेंट है, हमने एज्यूम कर लिया मटेरियलाइज होगी, हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आईसीआई एक और ट्रीटमेंट अलाउ करता है, वो ये है कि आप उसे चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अभी वो लिखा हुआ कहाँ है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में, यानी उसके होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि होते तो फिर वो मेन बैलेंस शीट में शो हो जाता लायबिलिटी साइड में। तो आईसीआई यहाँ पर दो ट्रीटमेंट अलाउ करता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो, या तो आप माइनस करते हो कर दो बीइंग कंजर्वेटिव अप्रोच, और या फिर आप इग्नोर कर दो ये बोलकर कि यार इसके चांसेस ही नहीं होंगे मटेरियलाइज होने के। क्या है? क्लियर है सबको? ठीक है। ये दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कवर करा? कौन सा वैल्यूएशन कवर कर लिया? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन हमने कवर कर लिया, है ना। कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लिया, वो तो फिर क्वेश्चन में अपन उनको इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। आते हैं हम हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पर, और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन। उसी वॉचेस के शोरूम की बात कर रहा हूं मैं। उस वॉचेस के शोरूम का अब आपने ना पन्ना पलट दिया, बैलेंस शीट की बजाय अब आप किस पर आ गए? उसके इनकम स्टेटमेंट पर, पी एंड एल पर आ गए। अब हम पी एंड एल के बेसिस पर वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। दोस्तों अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यार इस बिजनेस का नेट प्रॉफिट आखिर कितना है। मान लीजिए कि इस बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए। तो जिस दिन आप इस शोरूम की गद्दी पर विराजमान होंगे
उस दिन से ये 1 करोड़ की इनकम आपकी हो जाएगी। दोस्तों ये जो 1 करोड़ रुपीज हैं ये आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलेंगे और यही 1 करोड़ रुपीज आपको सेकेंड ईयर में भी मिलेंगे, थर्ड ईयर में भी मिलेंगे। और बिजनेस की लाइफ 10 इयर्स होती है, 20 इयर्स होती है, 30 इयर्स होती है, 40 इयर्स होती है, इनफाइनाइट होती है। बिजनेसेस की लाइफ इनफाइनाइट होती है, गोइंग कंसर्न, ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की लाइफ क्या है बोलो, इट्स इनफाइनाइट, राइट। तो ऐसा डिफॉल्ट अजम्पशन होता है कि बिजनेसेस की लाइफ कैसी है, इनफाइनाइट। यानी जिस दिन आप इस शोरूम की गद्दी पर विराजमान हुए उस दिन से आपकी 1 करोड़ की इनकम शुरू होगी 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 और हर साल होती ही चली जाएगी, ठीक है। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, आपका इनके मन में ये आ रहा है कि सर वो धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी भी तो सही, पर इस मेथड का एक अजम्पशन है, जो अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन है इसका एक अजम्पशन है कि आपकी अर्निंग्स कांस्टेंट रहेगी, है ना। ये गलत अजम्पशन नहीं है, आप धीरे धीरे जब मैच्योर होगे तब समझ जाओगे कि ये भी सही अजम्पशन है। वो मैं भी आपको डिटेल बताने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस मेथड का डिफॉल्ट अजम्पशन है कि आपकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी फॉरएवर, यानी आप 1 करोड़ कमाएंगे कमाएंगे कमाते ही चले जाएंगे। तो बताइए आज इस बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे निकाले, ये फ्यूचर के जितने सारे 1 करोड़ से उसकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी यहाँ पर फॉर्मूला मालूम कौन सा लग जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है ए बाय आर, जिसमें ए तो यही हो जाएगा 1 करोड़ रुपीस, आर यानी डिस्काउंटिंग रेट, जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी कह सकते हैं। इज दैट कैपिटलाइजेशन रेट एक जनरल वर्ड है जिसका ही मतलब होता है कि फ्यूचर के जो अमाउंट्स है उनकी आज कैपिटलाइज वैल्यू किस रेट से निकाल रहे हो, दैट रेट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन रेट। इज दैट क्लियर? ओके। यहां पर क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, डेट और इक्विटी दोनों को या प्योर इक्विटी को? प्योर इक्विटी को, क्योंकि प्रॉफिट निकालने से पहले वो माइनस हो ही जाता है इंटरेस्ट, तो हम डेट वालों को तो उनका हक दे चुके हैं। तो अब ये जो अमाउंट है इसकी कैपिटलाइजेशन किस रेट से किया जाता है, के ई की रेट से किया जाता है। इज दैट क्लियर? देखिए दोस्तों मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं कि अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन में जो वैल्यू निकाली जाती है ना बिजनेस की, वो कैसे निकाली जाती है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसको डिवाइड किससे कर दिया जाता है, बाय अ कैपिटलाइजेशन रेट और के, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहां पर कि 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है अगर वो आज है यानी एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में, और आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तो फिर तो यही 1 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार फ्यूचर में कुछ चेंजेस आने वाले, तो फिर आप 1 करोड़ को कैपिटलाइज करेंगे या चेंजेस का इफेक्ट देने के बाद जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, राइट। यानी अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। अपन तो वॉचेस के शोरूम पर गए और हमने देखा बॉस आपका अब भी हाल फिलहाल जो P&L है उसमें आपका 1 करोड़ का आ रहा है प्रॉफिट, लेकिन फ्यूचर में आपका कितना प्रॉफिट मेंटेन रहेगा आओ वो कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आपकी नजर पड़ी इनकम स्टेटमेंट में एक जगह पर, और वहां पर एक उन्होंने गेन रिकॉर्ड कर रखा है, 20 लाख रुपीज का गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। मतलब कोई एसेट होगी उनके बिजनेस में जिसको उन्होंने बेच दिया और बेचकर कितना गेन रियलाइज हुआ, 20 लाख, एंड दैट 20 लाख इज एक्चुअली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द 1 करोड़। तो आप क्या बोलोगे, ओ बॉस इसको हटाओ, 1 करोड़ में से 20 लाख को हटाओ, व्हाई, बिकॉज इट इज अ वन टाइम गेन। आप क्या बोलते हैं ना उसको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हो शायद, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर इन द फ्यूचर। तो अगर दोस्तों आज के प्रॉफिट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जुड़ी हुई है तो उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। अपन ने जैसे ही इनकम लेस करवाई तो उसने दूसरी तरफ भी ध्यान दिलवाया कि देखो मैंने यहाँ पर एक लॉस भी लिख रखा है, 12 लाख का मुझे लॉस हुआ था, कुछ तो यहाँ पर फायर एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा 12 लाख का लॉस हुआ, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर इन द फ्यूचर, और वो 12 लाख माइनस करके ही 1 करोड़ आया है। तो अब ये 12 लाख का लॉस तो फ्यूचर में नहीं होगा, तो इस 12 लाख को क्या कर लो, एड बैक। इज दैट क्लियर? यानी कि दोस्तों देखना यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो पास्ट ईयर का, यहां पर हम जो पास्ट ईयर का या लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है उसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर गेन कुछ जुड़ा हुआ होता है ऑलरेडी उस प्रॉफिट के अंदर, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है लास्ट ईयर में, तो उसको क्या करते हैं, माइनस। लेकिन अगर कुछ लॉस घटा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, हम एड बैक करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। साथ ही साथ इस बिजनेस का कहना है कि भैया अभी कंपटीशन का सीन बहुत बेकार है। मतलब पहले क्या इस एरिया में अपना ही शोरूम था, लेकिन अब 2 और नए शोरूम खुल गए, जिसकी वजह से अब हमें मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है।
हमने कहा कितने रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे, बोले 5 लाख रुपीज हमारे हर साल अब एडवर्टीजमेंट का बजट है। तो हम क्या बोलेंगे, आज तक आप 1 करोड़ कमा रहे थे विदाउट एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, लेकिन अब आपको वही इनकम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई, तो वही इनकम मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 5 लाख का। तो वो 5 लाख आप क्या करेंगे, अब इसमें माइनस करेंगे, बिकॉज वो भविष्य में खर्चा होने वाला है। तो अगर आप कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर करने वाले हो फ्यूचर में, एग्जाम्पल एडिशनल एडवर्टीजमेंट, तो आपको उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस। इस शोरूम वाले ने हमें बोला कि ये अपना शोरूम इस इलाके में बढ़िया चलता था, हमने एक और नया एरिया सिटी में डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई शोरूम नहीं है, हमने वहां पर जगह ले ली है और वहां पर फर्नीचर का कामकाज हमने शुरू कर दिया है शोरूम बनाने का, और अगले 2-3 महीने में वो शोरूम शुरू हो जाए। यानी फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ यहां से आएगा, या हमने जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करा है वहां से भी आएगा, वहां से भी आएगा। तो उससे आने वाले प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इन द वैल्यूएशन, क्योंकि जिस दिन हम गद्दी पर विराजमान होंगे अगले साल से वो वाली इनकम भी शुरू हो जाएगी, उसके लिए हमें आज पे करना पड़ेगा। सो एनी एडिशनल इनकम ऑन एक्सपेक्टेड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, या फिर एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इस वॉचेस के शोरूम ने बोला कि मैंने वॉचेस के साथ साथ सेलफोन का भी सेगमेंट शुरू कर दिया है, तो उसकी एडिशनल इनकम भी फिर हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, या फिर कोई नया ब्रांच हमने ओपन करा है, राइट, वो हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसकी अपनी एक बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कुछ अमाउंट पर लिखा हुआ होगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर कुछ अमाउंट पर लिखा होगा, लेकिन ये सब होंगे बुक वैल्यूज। क्या आप इसे जब खरीदेंगे तो आप बुक वैल्यू पर खरीद पाएंगे या आप मार्केट वैल्यूज पर खरीदेंगे? और जब आप मार्केट वैल्यूज पर खरीदेंगे तो आपने तो इंटरमीडिएट में वो अकाउंटिंग पढ़ी रखी है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की, फिर आप उन एसेट्स को अपनी किताबों में किस रेट पर रिकॉर्ड करते हैं, उनकी बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? द मार्केट वैल्यू दैट यू हैव पेड। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, वहां 1 करोड़ की लिखी, पर आप उसके लिए 2 करोड़ पे करके आए, तो आप तो 2 करोड़ ही लिखोगे ना कि बिल्डिंग मेरे लिए तो 2 करोड़ की। याद करो वो दिन इंटरमीडिएट में जो भी आपने परचेज कंसीडरेशन पे करा है, आप अकाउंटिंग करते थे, उसमें आप सारी एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेते थे और फिर भी कुछ एक्सेस पे करा तो वो एक्सेस गुडविल होता था। हाँ, तो नया बंदा क्या करेगा, इन एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। अब भी जो एग्जिस्टिंग बंदा है वो डेप्रिसिएशन किस पर लेता था, बुक वैल्यू पर। मान लो वो डेप्रिसिएशन आता था हर साल 6 लाख, बट जब आप उसको नई वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, कितने पर आ जाएगा, 10 लाख। तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है कितने का, 4 लाख। टू दैट एक्सटेंट आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हम माइनस करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर ये जो वॉचेस का शोरूम है इसकी एसेट साइड में अगर कोई एफडी रखी हुई है, मान लो इसने कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखा, आपको मालूम होगा कि अगर अपन ने बैंक में एफडी कर दी, वॉचेस के शोरूम वाले ने बैंक में कुछ एफडी कर दी, मान लो 1 करोड़ रुपए की एफडी कर दी, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या फिर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? वैसे आपने डिफरेंस कभी न कभी पढ़ा होगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट में और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आखिर क्या डिफरेंस होता है। वो इन्वेस्टमेंट आपने जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेड करा है, जो आप काम धंधा कर रहे हो उस काम धंधे को करने के दौरान अगर कोई इन्वेस्टमेंट करा, इट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जिसका आपके काम धंधे से कोई लेना देना ही नहीं है, विच इज नॉट सपोर्टिंग योर ट्रेड, विच इज नॉट सपोर्टिंग योर बिजनेस, इट्स अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सरप्लस मनी रखा हुआ था, सरप्लस एक्सेस कैश आ जाता है ना कभी कभी बिजनेस में कि सीजन पीरियड ओवर हो गया, बढ़िया चला सीजन, अब एक्सेस कैश आ गया हमारे पास, क्या करें इस कैश का? एक काम करो, बैंक में जाकर या तो एफडी कर दो सरप्लस मनी की, या फिर एक काम करो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दो, एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रेड। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपको फ्रेंचाइजी लेनी, कोई स्विस वॉच का ब्रांड है जो आपको एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी दे रहा है कि आप ही के शोरूम पर हमारी वॉचेस मिलेंगी और किसी के शोरूम पर नहीं मिलेगी, पर उस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको सामने वाली स्विस कंपनी को 50 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो ये 50 लाख का अगर हम डिपॉजिट देंगे तो हमारी एसेट साइड में लिखा होगा, हाँ ये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ, बट व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस, इट्स अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? तो अगर हम फ्रेंचाइजी लेने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो दैट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं मालूम किसकी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की। अगर इस वॉचेस के शोरूम ने ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जो नॉन ट्रेड है, तो उससे होने वाली इनकम को हम यहां पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उससे होने वाली इनकम को हम यहां पर माइनस करते हैं। ये देख लीजिए, आप ये लाइन पढ़ लीजिए,
क्यों करते हो बात का मैटर है, पर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल, ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। और बस वही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम यहां पर लिखकर उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। दोस्तों जब आपने ये देखा कि यार इस धंधे ने एक एफडी कर रखी है, एफडी 1 करोड़ की, और इस पर ब्याज आ रहा है 6%, 6 लाख का ब्याज आ रहा है, और वो 6 लाख आपने कहां से यहां से माइनस कर दिया, तो ये जो बिजनेस का ओनर है उसने आपत्ति उठाई, बॉस ये क्यों आपने माइनस करा 6 लाख। हमने कहा ये तो नॉन ट्रेड है इसलिए करेंगे माइनस। उसने बोला जिस दिन आप मेरी गद्दी पर विराजमान होंगे तो ये 6 लाख की इनकम नहीं होगी या होगी, होगी, तो इस इनकम के लिए भी तो आप मुझे पैसा दो। तो दोस्तों रूल ये है, कारण तो मैं आपको बताऊंगा, पर रूल ये है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम यहां पर काउंट नहीं होती है, मतलब अगर है तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस, और फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालकर हम उनको क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू अलग से ऐड की जाती है, यानी जो सामने वाला वॉचेस का शोरूम वाला है, हम उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के लिए पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर रहे, पे कर रहे, बाद में जोड़ रहे ना भाई, लेकिन उसको यहां से हटा रहे हैं, क्योंकि यहां से जब हमने वो इनकम हटा दी तो अब ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड है, तो ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट की वैल्यू हमने यहां निकाल ली, लेकिन जब हम उसका बिजनेस खरीदेंगे तो उसकी एफडी भी तो हमारे नाम हो जाएगी, तो हमें उसके लिए भी तो पे करना पड़ेगा, तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू को अलग से ऐड करते हैं। सवाल आपके मन में एक ही है, जब जोड़ना ही था तो घटाया क्यों, वही रहने देते हैं। ब्लड ग्रुप अलग अलग है दोस्तों, ब्लड ग्रुप अलग अलग नहीं, ब्लड ग्रुप अलग अलग है। ये जो इनकम है ना, जितनी ये अभी तक यहां तक की इनकम थी, ये सारी आपके ट्रेड से रिलेटेड थी इनकम, और ये इनकम कौन सी है, नॉन ट्रेड। बात बताना, हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन रेट, और कैपिटलाइजेशन रेट जो होती है वो बिजनेस के हिसाब से डिसाइड होगी। अच्छा वॉचेस का शोरूम चला रहे हो तो वॉचेस के शोरूम में रिस्क लेवल क्या है, तो दूसरे के वॉचेस के जो शोरूम है वो कितना रिटर्न जनरेट करते हैं, अच्छा वो 12% रिटर्न जनरेट करते हैं, तो तुम्हारे प्रॉफिट पर भी हमारा जो डिमांडेड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो कितना है, 12%। अब यहां पर 12% क्यों लिया आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहां जो काम धंधा कर रहे हैं उसका जो रिस्क लेवल है उसके लिए कमेंशुरेट डिस्काउंटिंग रेट क्या है, 12%। पर क्या एफडी में उतनी रिस्क है जितनी धंधे में, एफडी के रिस्क लेवल अलग है, तो वो क्या, अगर आप रिस्की चीज और नॉन रिस्की दोनों को एक साथ ऐड कर दोगे तो यहां पर वो ब्लड ग्रुप अलग अलग है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, तुम्हारा रिस्क लेवल अलग है, तुम साइड में आ जाओ, ये सब ट्रेड वाले हैं ना, ये सब एक भाव तू लेंगे, और फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू अलग से ऐड कर देंगे। अगर मैं यहां पर घटाता नहीं और जुड़े रहने देता ना, तो देखना क्या गड़बड़ हो जाती। एफडी कितने करोड़ की करी थी जरा बताना, 1 करोड़ की, उस पर ब्याज कितना मिल रहा था, 6%, यानी इनकम कितनी आ रही थी यहां पर, 6 लाख। तो वो इनकम अगर 6 लाख यहां रहती और आप उसका कैपिटलाइजेशन किससे कर देते, अगर बिजनेस के रेट से 12%, तो एफडी की वैल्यू कितनी निकल कर आती मालूम, 50 लाख। तो क्या 1 करोड़ की एफडी तो 1 करोड़ की होगी ना, 50 लाख की थोड़ी होगी। इज दैट क्लियर। तो इसलिए रूल क्या बना कि भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी नॉन, हाँ सही बोल रहा था मैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की जो इनकम हो उसे आप बिजनेस की इनकम से हटा दें, बिजनेस की बची हुई इनकम को आप कैपिटलाइज कर दें, ये आपकी ट्रेड एक्टिविटीज की वैल्यू आ गई, और नॉन ट्रेड एक्टिविटीज की अलग से मार्केट वैल्यू ऐड कर लें। क्या है, क्लियर है सबको रूल, ओके। दोस्तों अपने सामान्य ज्ञान से बताइएगा कि यहां जो प्रॉफिट लिया जाता होगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाता होगा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता होगा। फॉर ऑब्वियस रीजंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेंगे। जैसे अगर आपने धंधे में मान लो 2 करोड़ रुपीस कमाए, तो वो 2 करोड़ पूरे आपके नहीं है, अभी उसमें सरकार की पार्टनरशिप है 30%, 30% टैक्स देना पड़ेगा हमें। 2 करोड़ का 30% होता है 60 लाख, बचा ही कितना, 1 करोड़ 40 लाख। ये आप घर लेकर जा रहे हो, यही आपका इनाम है मेहनत का, ठीक है। बाकी तो हमने देश के लिए दिए 60 लाख, है ना, तो अपने लिए कितना है, 1 करोड़ 40 लाख। तो यहां पर कभी भी वैल्यूएशन करते वक्त जो प्रॉफिट लिए जाएंगे वो कौन से लिए जाएंगे, आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों यहां पर जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, इतने सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया था वो कौन सा वाला आया था,
बिफोर टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, है ना। रिमेंबर टू एंड विथ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। कभी कभी बच्चा क्या करता है, इतनी सब मेहनत करता है एग्जाम में, लेकिन टैक्स माइनस करना भूल जाता, गया फिर उसका वैल्यूएशन गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो आप शुरुआत करोगे, जो आप 5 ईयर का प्रॉफिट लिखोगे, इस जगह पर जो आप 5 ईयर का प्रॉफिट लिखोगे, वो बिफोर टैक्स लिखोगे आफ्टर टैक्स, वो बिफोर टैक्स करके लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लिखा तो ये सारे जो आइटम्स है ये आफ्टर टैक्स है, ये सारे आइटम्स तो बिफोर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स आइटम्स तो बिफोर टैक्स इनकम में एडजस्ट होंगे। तो रिमेंबर टू स्टार्ट विथ बिफोर टैक्स प्रॉफिट। बिफोर टैक्स प्रॉफिट लेना लास्ट ईयर का, उसमें सारे तमाम एडजस्टमेंट करना, एडलेस एडलेस एडलेस, आपको क्या मिलेगा, बिफोर टैक्स प्रॉफिट, उसमें से टैक्स माइनस करना, ये आ जाएगा आफ्टर टैक्स। ठीक है ओके। एक बात एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, जो अभी तक आईसीआई ने किया नहीं है कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको एग्जिस्टिंग पी एंड एल अकाउंट दे दे, और एग्जिस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में वो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दे, टैक्स रेट दे दे, कितना परसेंट, 25%। लेकिन नीचे एक इंफॉर्मेशन लिख दे कि भविष्य में सरकार टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना कर देगी, 15%। तो अब आप ध्यान रखना, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जिसे आप बिफोर टैक्स करोगे, वो किस रेट से बिफोर टैक्स करोगे, 25 से, क्योंकि उसमें 25% टैक्स घटा हुआ है, तो उसको बिफोर टैक्स भी किससे करेंगे, 25 से। लेकिन बाद में ये जो टैक्स माइनस करेंगे वो 15 वाला, क्योंकि यहां पर पर्पस क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पर्पस है। इज दैट क्लियर। एक बात मैं आपको और बोल रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूं ना, उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी जो आईसीआई ने अभी तक टेस्ट नहीं करी, यूनिक पेपर बनाते हुए ऐसी सारी चीजें डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी जो आपको पढ़ाते हुए मैं आपको बताया नहीं, पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने मेरी तरफ से डाला है, आईसीआई ने अभी तक ये टेस्ट थोड़ी नहीं करा है, आईसीआई ने सिर्फ ये वाला टेस्ट करा है, वो जो ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ना, आईसीआई ने सिर्फ ये वाला टेस्ट करा है बॉक्स। ये जो 2 बॉक्सेस हैं मैं मेरी तरफ से पढ़ा रहा हूं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो घबराना मत, लेट्स बी मेंटली प्रिपेयर्ड। क्या है, क्लियर है। ये सब कॉमन सेंस की बातें, पर क्या होता है जब वो पहली बार एग्जाम पेपर में हाथ लगे और अपन ने देखी हुई नहीं हो तो हाथ पैर फूल जाते हैं। बाकी है सब कॉमन सेंस, पर वो कॉमन सेंस वहां पर चलता नहीं, इसलिए सब पहले से बता रहे हैं ये सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने हर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं मैं यूनिक चीज भी वो डिलीवर कर देता हूं जो आईसीआई ने अभी तक टेस्ट नहीं करी है। ठीक है ओके, ये आया दोस्तों, समझ में आया ये वैल्यूएशन का मेथड, अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन। ट्यूटोरियल नोट देख लीजिए क्या लिखा हुआ, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल assumes that earnings will remain क्या, कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट ईयर। ये अजम्पशन हो तो ही ये मॉडल लगेगा, अन्यथा ये मॉडल नहीं लगेगा। सो फिर क्या करेंगे, दूसरे मॉडल यूज करेंगे। कितने सारे तो मॉडल की लिस्ट बताइए मैंने आपको, तो हम किसी एक मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना है। ये मॉडल तब लग सकता है जब अर्निंग्स कैसी हो आपकी, हर साल कांस्टेंट रहने वाली हो, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है ना वो वाला यूज हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला यूज हुआ है। दैट एसेंशियली मींस कि आपकी हर साल अर्निंग्स कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है ओके दोस्तों, ये हमने कवर किया हमारा अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड व्हिच इज फेयर वैल्यू मेथड, आल्सो नोन एज बर्लिनर मेथड। एक बार की बात है और ये असली की बात बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में वहां पर एक वैल्यूएशन से रिलेटेड केस पहुंचा, और दोनों पक्ष के जो वकील थे वो अपनी अपनी दलील रख रहे थे। पहले पक्ष के वकील का कहना था कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ज्यादा सही तरीका, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में वैल्यूएशन एसेट के आधार पर होना चाहिए। दूसरे पक्ष का वकील का कहना है कि नहीं नहीं, अर्निंग्स के बेसिस पर यानी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पर वैल्यूएशन होना चाहिए, वो ज्यादा सुपीरियर मेथड है। लड़ाई हो गई दोस्तों दोनों में वहां पर। जज साहब ने कहा ठीक है, एक एक करके बताओ कि आपके हिसाब से एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड क्यों सुपीरियर है और आपके हिसाब से अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मेथड क्यों आखिर सुपीरियर है। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन वाले का कहना है कि साहब कल्पना कीजिए कि एक बंद पड़ी हुई सीमेंट फैक्ट्री है। क्या बोल दिया, बंद पड़ी हुई सीमेंट फैक्ट्री। कोई एरिया है वहां पर सीमेंट फैक्ट्री, एक प्लांट लगाया था कुछ साल पहले पर चला नहीं, बंद पड़ा हुआ सीमेंट प्लांट। बताइए आप इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या आप इसका वैल्यूएशन अर्निंग्स के बेसिस पर कर पाएंगे, नहीं, इसमें तो अर्निंग्स है ही नहीं कुछ, उल्टा नेगेटिव अर्निंग्स है, क्योंकि उस प्लांट को फिर भी सिक्योरिटी गार्ड तो हमें देने ही पड़ेंगे, मेंटेन कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो पैसा तो जा रहा है, कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, सो देयर इज अ लॉस। अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन विल रिजल्ट इनटू अ नेगेटिव वैल्यूएशन, एंड नेगेटिव वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो प्लांट है, उसकी जमीन है, उसने इतना बड़ा फैक्ट्री का शेड लगा रखा है, अंदर करोड़ों रुपए की मशीन्स रखी हुई है, इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उसकी वक्त है या नहीं है, है। तो यहां पर कौन सा वैल्यूएशन लगना चाहिए माय लॉर्ड,
एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा बात तो सही है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन तो बढ़िया मेथड। दूसरे पक्ष को बोला आप अपनी दलील रखिए। दूसरे पक्ष ने बोला ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन ज्यादा सुपीरियर है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, सपोज करो इन्फोसिस। अब इन्फोसिस के पास एसेट्स के नाम पर कुछ खास नहीं है। आप सोच रहे हो कि इन्फोसिस के पास बड़ी बड़ी जमीन है जहां पर उनका ऑफिस है, लेकिन वो जमीन जब सरकारी अलॉटेड जमीन है, पट्टे पर लीज पर दी हुई है, और वापस से 50 साल बाद 30 साल बाद सरकार उन्हें ले लेगी या लीज रिन्यू करेगी, बट दे आर नॉट द ओनर ऑफ देयर लैंड, तो उनकी जमीन की तो कोई वैल्यूएशन नहीं। वहां बिल्डिंगें बना रखी, पर बिल्डिंग की क्या वैल्यू होती है? असली वैल्यू तो सिर्फ जमीन की होती है। और इन्फोसिस का शेयर लोग इसलिए खरीदते हैं यार इन्फोसिस के पास बढ़िया जमीन है। या जमीन की तो कितनी कीमत होगी, कितनी सारी इन्फोसिस की जितने सारे कैंपस है ना, सबकी जमीन की भी वैल्यू जोड़ लोगे ना तो मुश्किल से 5-10 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा, जबकि इन्फोसिस इज ट्रेडिंग एट 5 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन। सौर पर इन्फोसिस कंपनी के अंदर जितने सारे एम्प्लॉइज हैं, उन सब एम्प्लॉइज के पास लैपटॉप होंगे, लैपटॉप की वैल्यू होगी। आप तो खुद ही जानते हो डिप्रीसिएशन का रेट क्या होता है ऑन इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स, 2 साल के अंदर तो खत्म हो जाते हैं वहां। तो क्या बचेगी उनके लैपटॉप्स की वैल्यू? यानी इन्फोसिस के एसेट साइड दोस्तों कुछ वक्त रखती है, कोई वक्त नहीं रखती, कोई वक्त नहीं रखती। इन्फोसिस जैसे शेयर्स का जो वैल्यूएशन चलता है ना, वो एसेट के बेसिस पर नहीं चलता है, उनकी अर्निंग्स कमाई के बेसिस पर चलता है कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज कितना हर साल अर्निंग्स पोटेंशियल रखती है, कितनी कमाई वो लोग कमाती, कितने करोड़ के वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, एम्प्लॉइज को क्या सैलरी देते हैं, नेट नेट कितना प्रॉफिट वो लोग बचाते हैं। ऑन दैट बेसिस देयर वैल्यूएशन इज अराइव्ड एट। इज दैट क्लियर? हाँ, तो फिर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन सुपीरियर हुआ या अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन? अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन। अरे ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे आज। आपकी जिस ऑफिस में आर्टिकलशिप चल रही, सी ऑफिस में आर्टिकलशिप चल रही है, 2 मिनट के लिए मान लो कि आपके सर का वो ऑफिस रेंटेड है, और जिनका रेंटेड है उनको तो मानने की भी जरूरत नहीं। मान लो कि वो ऑफिस रेंटेड है और अपने जो प्रिंसिपल है, मान लो उनके कोई बेटे बेटी नहीं है, अपन उनके बहुत अच्छे होनहार आर्टिकल है, तो उन्होंने पहले से ही मन बना लिया है कि आगे जाकर अपनी प्रैक्टिस यही चलाएगा। अपने 500, 1000, 2000 क्लाइंट्स हैं, एज हो गई उनके 60-65 की, अभी जब तक कर रहे हैं, अपन उनको पसंद आ गया आर्टिकलशिप में, उन्होंने कहा यार ये संभाल लेगा सब कुछ। क्या वो आपको प्रैक्टिस फ्री में हैंड ओवर कर देंगे, या वो एक लमसम अमाउंट मांग सकते हैं? लमसम अमाउंट। आपने कहा सर कोई बात नहीं, ऑफिस तो किराए का है, क्रॉस, एसी लगा हुआ है 25,000, फर्नीचर टेबल वेबल रखिए 2 लाख, और ऐसे ऐसे करके आप 8-9 लाख रुपए ले गए। सर 8-9 लाख रुपए आपके एसेट की वैल्यू है। क्या आपके सी ऑफिस का वैल्यूएशन एसेट के बेसिस पर होगा? नहीं। बताइए किस बेसिस पर होगा? जितनी फाइल्स है उनसे क्या फीस आ रही है, एक्सपेंसेस क्या लग रहे हैं, चलो माइनस कर दो, नेट नेट प्रॉफिट आखिर क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? और उसके बेसिस पर उनका वैल्यूएशन होगा। इज दैट क्लियर? तो अब आप बताइए दोस्तों, एसेट बेस सुपीरियर हुई या अर्निंग्स बेस सुपीरियर हुई, या दोनों पक्ष के वकीलों ने बढ़िया दलीलें रखी? बढ़िया दलील, उसने बंद फैक्ट्री से, बंद सीमेंट फैक्ट्री का एग्जाम्पल रखा, इसने सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जाम्पल रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या जजमेंट दिया? उन्होंने बोला कि किसी भी कंपनी के ये दोनों ही अभिन्न अंग है, बैलेंस शीट भी एक अभिन्न अंग है और इनकम स्टेटमेंट भी एक अभिन्न अंग है कंपनी का। तो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ एक बेसिस पर करना है, यानी सिर्फ एसेट के बेसिस पर करना या फिर सिर्फ अर्निंग्स के बेसिस पर करना, अधूरा वैल्यूएशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब यह जजमेंट दिया कि एक जो केस चल रहा है, जो कंपनी मैटर में है, जिसका वैल्यूएशन को लेकर झगड़ा हो रहा है, इस कंपनी का एक बार एसेट बेस्ड वैल्यूएशन किया जाए और इस कंपनी का एक बार अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन किया जाए और दोनों का सिंपल एवरेज कर दिया जाए। दैट वुड बी फेयर वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो यहां पर फेयर वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन करते हैं, उसमें क्या प्लस करते हैं? वैल्यू ऑफ बिजनेस एज पर अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल, और उसको डिवाइड किससे कर देते हैं दोस्तों? 2 से। दिस इज फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, लेकिन आईसीएआई ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी ऊपर है। आईसीआई ऐसा कर सकता है एग्जाम में कि आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का बोल दे, पर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त वो हो सकता है कि आपको वेट दे दे कि इसका वेट 1 का और इसका वेट 3 का। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भगवान होता है और भगवान तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। तो फिर आप सिंपल एवरेज मत निकाल कर आ जाना ये बोलकर कि अरे आपने तो फेयर वैल्यू मेथड बोली है। एग्जाम में क्वेश्चन भगवान है, भगवान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1 से। अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा?
3 से, और जो भी सम टोटल है उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 4 से. इज दैट इफ वेट्स टू बी असाइंड टू ईच ऑफ द मेथड आर गिवन इन द क्वेश्चन देन यूज सच वेट्स. और नहीं दिए वेट्स तो आप क्या कर लेना, सिंपल एवरेज. क्या है, क्लियर है सबको? ये दोस्तों फेयर वैल्यू मेथड. हमने सबसे पहली मेथड एसेट बेस पढ़ी थी. अपन ने वो जो एसेट बेस मेथड है ना, उसमें वैल्यूएशन भी निकाल लिया था बंदे का, कि आपके पास 3 करोड़ की इन्वेंटरी रखी हुई वॉचेस, आपका 50 लाख का फर्नीचर है, और आपके पास ये जो 5000 स्क्वायर फीट एरिया है, इसका वैल्यूएशन 15,000 के हिसाब से कितना आ रहा है, 7.5 करोड़. तो आपका वैल्यूएशन कितना आ रहा है, 11 करोड़. उस 11 करोड़ में से मैं 6 करोड़ आपको दूंगा, 5 करोड़ बैंक को दूंगा. तो क्योंकि वो बैंक को दूंगा वो मैं समझ लूंगा उनसे, वो मैं डिडक्ट कर रहा हूँ. आपको कितना दूंगा, वैल्यूएशन 6 करोड़, है ना. 2 मिनट के लिए ये मैटर हटाते हैं. इस वॉचेस का वैल्यूएशन कितना आ रहा है, इस वॉचेस के शोरूम का वैल्यूएशन कितना आ रहा है, 11 करोड़. ठीक है. आप गए वहां पर अपनी चेकबुक लेकर, और बंदा उधर बैठा ही था काउंटर पर, है ना. आपने काउंटर पर चेकबुक रखी, 2 लाइन खींची, आज की तारीख डाली, शोरूम का नाम डाला, और आपने इधर अमाउंट में लिखा 11 करोड़. जीरो बहुत ध्यान से लगाना. तो आपने अमाउंट में लिखा 11 करोड़. देखो मैंने सही लगाया ना जी, 11 करोड़. 2-3 बार वेरीफाई कर लेना, और उधर लिख देना अमाउंट में ₹11 करोड़, और ये चेक कट करके सामने वाले को हैंड ओवर कर देना. उसके पास चेक आया, उसने सब पलट कर देखा 11 करोड़. हाउ हैव यू अराइव्ड एट दिस वैल्यूएशन ऑफ 11 करोड़? यू सेड 3 करोड़ की वॉचेस, 50 लाख का फर्नीचर, प्लस 7.5 करोड़ का आपका ये रियल एस्टेट. सो योर वैल्यूएशन इज 11 करोड़. उसने वो चेक आपको रिटर्न कर दिया कि नहीं ये आप ही रखें. हमने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, सही तो है, पूरा का पूरा वैल्यूएशन तो अच्छे से कर रखे. उसने कहा नहीं मुझे नहीं बेचना है शोरूम 11 करोड़. हमने कहा क्यों नहीं बेचना? बोले नहीं बेचना मुझे 11 करोड़, तो मेरे हिसाब से तो है काम. अपन थोड़ा हर्ट हुए, यार अगला मना कर रहा है. अपन ने उसको धमकी दे डाली कि अगर ये वॉचेस का शोरूम नहीं हमारे हवाले किया तो इस बिल्डिंग के सेंटर में से जो हम चढ़ते हैं ना, उसके इस हाथ की तरफ आपका शोरूम है, और उस हाथ की तरफ पूरी वो एरिया खाली है. वो एरिया भी 5000 स्क्वायर फीट है, वो हम खरीद सकते हैं 15,000 के रेट से, यानी कितने, 7.5 करोड़ लगाएंगे. बिल्कुल आप ही के जैसा फर्नीचर बना लेंगे, कारपेंटर को लाएंगे और दिखा देंगे ये देख ले ऐसा का ऐसा बनाना है, बना देगा वो फर्नीचर. कितने में, 50 लाख में. ये जितनी सारी वॉचेस रखी हुई है एग्जैक्ट वही सारी वॉचेस हम भी खरीद कर ले आएंगे. कितने में, 3 करोड़ में. यानी ये 11 करोड़ जो मैं आपको चुपचाप दे रहा हूं, उस 11 करोड़ से मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा का ऐसा ही शोरूम ठीक बगल में रेप्लिकेट कर सकता हूं. और वो शोरूम बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा आपका दिख रहा है. मैं तो वॉचेस भी उसी जगह पर रखूंगा जहां पर आपने रखे, बिल्कुल डिक्टो फोटोकॉपी दिखेगा ये 11 करोड़ में. वॉचेस के शोरूम के ओनर ने कहा ठीक है 11 करोड़ में आप मेरा शोरूम तो फोटोकॉपी कर लोगे, लेकिन जब कोई ग्राहक आएगा वो बोलेगा दोनों शोरूम एक जैसे दिख रहे हैं, तो वो कौन से शोरूम पर जाएगा? उस शोरूम पर जाएगा जो पुराना वाला है, जहां से उसका पुराना व्यवहार चल रहा है, जहां से वो 2-3 बार जिंदगी में पहले वॉचेस खरीद चुका है. तो उसको इस दुकान पर विश्वास, इसे हम इंग्लिश में गुडविल कहते हैं. और ये साख, ये गुडविल मैंने बरसों की जमाई है, बरसों की कमाई हुई है, उसका क्या वो कहां से लाओगे? यानी मेरा जो शोरूम है वो आज जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हर साल, अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो वो सिर्फ एसेट के दम पे नहीं कर रहा है. देयर इज अ रेगुलर फुटफॉल, देयर आर रिपीट कस्टमर्स बिकॉज ऑफ गुडविल. तो 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. तुम अगर ऐसा का ऐसा ही शोरूम लगा दोगे तो तुम 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे. तुम्हारा प्रॉफिट शायद सिर्फ 60 लाख ही आएगा. तो जो मैं एक्स्ट्रा 40 लाख कमा रहा हूं, व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ गुडविल. तो अगर तुम 11 करोड़ से पड़ोस में शोरूम लगाते हो तो 60 लाख कमाओगे, और वही 11 करोड़ मुझे देते हो तो कितने कमाओगे? 60 लाख की बजाय 1 करोड़ कमाओगे. तो जो एक्स्ट्रा 40 लाख तुम कमाओगे उसके लिए भी तो मुझे आज पैसा चाहिए. हमें बात समझ में आई? बात तो सही है. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या 40 लाख रुपए बढ़ा देंगे? नहीं. अब क्या होता है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. जो आपने अकाउंट्स में पढ़ रखा होगा, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, राइट. अब सवाल ये है कि 3 लें या 5 लें. अच्छा, उधर इंटरमीडिएट में काम बढ़िया होता था, इधर फाइनल में भी बढ़िया हो, क्वेश्चन में छाप के देंगे 3 इयर्स या 5 इयर्स. लेकिन रियल लाइफ में कोई क्वेश्चन नहीं होता है.
क्या क्वेश्चन किताब में पलट के देख इसके शोरूम के लिए कितना ईयर्स लिखा हुआ, नहीं। तो रियल लाइफ में ये 3 इयर्स 5 इयर्स का सिंपल सा मीनिंग पता है क्या होता है? हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक फॉर अ न्यू बिजनेस टू रीच द सेम लेवल ऑफ गुडविल दैट दिस गाय हैज अर्न्ड ओवर द ईयर्स। कुछ धंधे में क्या होता है, फटाक से गुडविल बन जाती है, पर कुछ धंधे में गुडविल बनाने में बहुत समय लगता है। जैसे सोने चांदी का धंधा रहता है, अगर आपका नाम नहीं और आपने पहले ही दिन दुकान कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर लोग गुडविल के बेसिस पर आते हैं। यार अपने वो पुराने परिचित है, अपन को उन पे विश्वास है, क्योंकि सोने में तो विश्वास ही काम करता है। तो वहां पर गुडविल बनाने में बरसों लग जाते हैं। कुछ धंधे ऐसे रहते हैं फटाफट गुडविल बन जाती है। इसमें ट्रस्ट की, जैसे किराने की दुकान है, उसमें कोई ट्रस्ट का ज्यादा गेम नहीं है। आपने अगर वो डेटॉल मांगा तो डेटॉल ही मिलेगा, उसमें ज्यादा ट्रस्ट का गेम नहीं है। एक आध साल में गुडविल रेप्लिकेट हो जाएगी। तो कुछ बिजनेसेस में इट टेक्स लॉट मेनी इयर्स टू क्रिएट द गुडविल, और कुछ बिजनेसेस में बहुत कम समय में गुडविल बन जाती है। तो हम ये देखेंगे कि वॉचेस के शोरूम में गुडविल बनाने में कितना समय लगेगा। इट विल टेक रफली 4 इयर्स टू रीच दैट लेवल ऑफ गुडविल। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि जैसा इनका 1 करोड़ का प्रॉफिट है ना, वैसा अपना भी 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, बट इट विल टेक हाउ मेनी इयर्स, 4 इयर्स। तो अपन एक काम करो, इनके 4 इयर्स के जो सुपर प्रॉफिट्स हैं वो हम इन्हें इन द नेम ऑफ गुडविल पे कर दो, क्योंकि वो 4 इयर्स के हम एक्सेस प्रॉफिट्स कमाएंगे वो इनकी गुडविल की वजह से। लेट्स पे फॉर दैट। क्या है, क्लियर है? ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड में दोस्तों देखिए वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। वो हमारे केस में कितना आया, 11 करोड़। बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। तो दोस्तों गुडविल के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज 1 करोड़ और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 60 lakhs, यानी कि देयर इज अ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 40 lakhs और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या था, 4 इयर्स। मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, आईसीआई जो जब मजे लेने पर आता है ना तो बुरी तरीके से मजे लेता है। आईसीआई जरूरी नहीं कि ये टर्म यूज करे, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। आईसीआई हो सकता है ऐसी लैंग्वेज लिख दे कि हमने एक एनालिस्ट को बुलाया एंड द एनालिस्ट कमेंट्स वर that it will take roughly 4.5 years to reach the same level of goodwill। तो उस वक्त आपको कनेक्ट होना चाहिए कि 4.5 years ही नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स है। समझ रहे? इंटर में अपनी ऐसी आदत नहीं थी, इंटर में एग्जैक्ट यही वर्ड लिखा जाता था। ठीक है, 4 into 40 lakhs 1.6 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस आता है 12.6 करोड़। क्या है, क्लियर है दोस्तों? एक्चुअल प्रॉफिट उस धंधे का कितना है वो तो उसके इनकम स्टेटमेंट से ही दिख जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए वो कैसे निकालेंगे, जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है इनटू क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या इस धंधे में जो पैसा लगाते हैं उस पर नॉर्मल यानी विदाउट एनी गुडविल, भाई पैसा लगाया तो कुछ तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हाउ मच इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इज दैट क्लियर? तो उस तरीके से क्या निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। और नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर किससे कर लेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ दैट बिजनेस। उसको वो हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा क्योंकि उस धंधे की गुडविल है, तो गुडविल होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा ही होते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक्सेस प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ इयर्स, गुडविल, ये होता है हमारा कौन सा वाला तरीका, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। बात आई समझ में? ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर ना कुछ वैल्यूएशन के मेथड्स पढ़ लिए, है ना। ओके, और भी अभी मेथड्स बाकी, लेकिन क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर और वैल्यूएशन की मेथड्स हम कवर करेंगे। ओके।